हाँ भैया, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइकेट्री। साइकेट्री में आपको जो मेन मेन बातें यही याद रखनी है। एक तो इजी टॉपिक है, ठीक है, स्कोर बूस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा आपका। दूसरे नंबर पे सबसे पहले आपको इसमें ये याद रखना है, जो फर्स्ट के फ्यू पेजेज हैं उसमें आपको जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं या डेफिनेशन हैं उनको मैं यही कहूँगा कि टू द पॉइंट आप समझने की उसको कोशिश करिए। एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बाकी जब आप यू वर्ल्ड करेंगे तो आपको ये मेरा पॉइंट समझ लगेगा कि इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में आपको वो उलझाने की कोशिश करेंगे। दूसरा है, आपको रिमेंबर रखना है इसमें टाइमलाइन। टाइमलाइन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर है और स्किज़ोफ्रीनिया है, ठीक है, दोनों में फीचर्स जो हैं लगभग सेम बताए जाएंगे क्वेश्चन में। आपको डिफरेंशियल डायग्नोज अगर बनाना है तो टाइमलाइन देखना पड़ेगा। स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म में जो है लेस देन 6 मंथ होगा, ठीक है, तो इसमें मोर देन 6 मंथ। तो आपको ये सब चीज़ें जो हैं इसमें याद रखनी पड़ेगी। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम बात करेंगे भैया ड्रग्स की, ड्रग्स में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। यूएसएमएलई का जो फेवरेट टॉपिक है ड्रग्स को रिलेटेड या फार्माकोलॉजी को लेके, वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही है। चलते हैं हम, जो बेसिक सी टर्म है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ईजी है। और ये यहाँ पे साइड में आपका एक फ्लो चार्ट सा दिया हुआ है। अगर हम स्टिमुलस ऐड करते हैं तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, पनिशमेंट होती है। बेसिक सी टर्म है, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे पावलोस डॉग की एग्जांपल भी दी हुई है जो आप लोगों ने बीएनबी में पढ़ा होगा। भैया ट्रांसपेरेंस और काउंटर ट्रांसपेरेंस, वेरी वेरी हाई यील्ड, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पढ़ने में इजी है पर क्वेश्चन कई बार जो पूछते हैं यू वर्ल्ड में बिहेवियरल के साथ पूछते हैं, जो आपका एथिक्स वाला पार्ट है, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन जो है तो उसमें कम दिया जाता है, तो इसमें फंसने के चांस ज़्यादा होता है। तो इसमें आपको डेफिनेशन के साथ ही स्टिक करना है कि ट्रांसपेरेंस क्या होता है, काउंटर ट्रांसपेरेंस क्या होता है। गुड टू गो है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में आपको एक्टिंग आउट, डिनायल, डिस्प्लेसमेंट और बाकी के जो आगे के हैं सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन नहीं याद कर पा रहे, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, और ना ही मैं इसको ज़्यादा प्रमोट करूँगा, याद करिए। एग्जाम्पल के ऊपर स्टिक कर सकते हैं अगर डेफिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो। अगर एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आ रही है, डेफिनेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है, गूगल करिए कोई एग्जाम्पल, उसकी शॉर्ट सी फॉर्म लेके यहाँ लिख लीजिए, जो आपकी इस टर्म को ईजी करे। क्योंकि जो आपके केसेस आएंगे ना क्वेश्चन में, वो कई बार सीधे सीधे आ जाते हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो आपके लिए क्वेश्चन जो है सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया भैया बिहेवियरल कंडीशनिंग। ये जो इमेज है इसमें, ये इमेज है भैया डायरेक्टली आपकी यू वर्ल्ड से। तो जब आप यू वर्ल्ड सॉल्व करेंगे तो आपके सामने काफ़ी बार ये वाली इमेज जो है आपको देखने को मिलेगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एज अ समरी स्लाइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया है क्लासिकल क्या होती है, ऑपरेंट क्या होती है, ऑपरेंट पनिशमेंट, री, ठीक है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक बार ऊपर पढ़ लीजिए, ऊपर ना समझ आए तो इसमें से पढ़ लीजिए, इसको याद रख लीजिए। गुड टू गो फॉर द एग्जाम भैया। उसके बाद भैया वही इको डिफेंस मैकेनिज्म, फिक्सेशन, आइडियलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। बेसिक टर्म है, पढ़ेंगे समझ लग जाएगी, नहीं समझ लग रही एग्जाम्पल पढ़िए, एग्जाम्पल भी नहीं समझ लग रही ये वाली, कोई इजी सी एग्जाम्पल बी एन बी से चाहे ले लीजिए, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, एनोटेट कर लीजिए, चाहे आप गूगल करके अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद भैया हमारे पास आ गया और डिफेंस मैकेनिज्म्स। इसमें आपको इसका निमोनिक जो है शैश, ये याद रखना पड़ेगा। सब्लिमेशन, एल्ट्रिज्म, सप्रेशन एंड ह्यूमर, ये आप याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। कई बार वो सीधा पूछ लेते हैं कि कौन सा मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म इस केस में देखने को मिल रहा है, ठीक है। और बाकी आपको इनकी डेफिनेशंस या एग्जांपल, डेफिनेशन नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, एग्जांपल्स तो कम से कम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं भैया। आगे हमारे पास आ गया है ग्रीफ। ग्रीफ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनबीएमई में इसके एक दो क्वेश्चन मैंने देखे थे और यू वर्ल्ड में काफ़ी ही क्वेश्चन है इसके बारे में। तो ग्रीफ के बारे में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्यूट ग्रीफ क्या होता है, क्रॉनिक ग्रीफ क्या होता है। तो इसमें केस ऐसा आता है कई बार, केस ऐसा आएगा कि एक पर्सन के फादर की डेथ हो गई है या एक लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, कोई भी सिनारियो देंगे। तो 5 महीने पहले डेथ हुई थी, ठीक है। तो वो कुछ खा पी नहीं रही है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के आपको जो है सिम्टम देखने को मिलेंगे, DSM-5 के
जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो उस केस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जस्ट टाइमलाइन देखनी है। जो मैंने आपको पहले की पॉइंट बताया है कि इंग्लिश, टाइमलाइन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यही है पीएस साइकेट्री का क्लियर। अगर जो सिम्टम्स हैं लेस देन 6 मंथ है तो एक्यूट ग्रीफ है, अगर मोर देन 6 मंथ है तो क्रॉनिक या प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ वीक है। इसमें बाकी आपके इस वाले जो 2023 एडिशन है इसमें ये नहीं बताया गया है, जैसे डिनाइल, एंगर, ये ग्रीफ की स्टेजिंग होती है, ठीक है, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसका याद करने का तरीका है, वो है कि धीरू भाई अंबानी, बार्गेन एंड डील अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं निमोनिक को। हाई यील्ड टॉपिक है भैया ग्रीफ आपका, ठीक है, मिस नहीं कर सकते। उसके बाद आ गया नॉर्मल इन्फेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। छोड़ दीजिए भैया इसको, पूरे को सिस्टमिक में हम पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि सिस्टम में ये सब कवर हो जाएगा आपका, और ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे भी नहीं गए हैं। चाइल्ड अब्यूज़ जो है वन ऑफ द, आप कह लीजिए हाई यील्ड टॉपिक में आ सकता है ये, ठीक है। इम्पोर्टेंट कहूँगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, पर क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे गए हैं आपकी एथिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो एथिक्स जो है, अब एथिक्स के ऊपर अभी वीडियो बनी नहीं है, एथिक्स के ऊपर भी आएगी। एथिक्स के भैया 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके पक्के हैं पर ब्लॉक में, ठीक है। 4 से 5 ब्लॉक क्वेश्चन में से आप 3 क्वेश्चन जो है सही कर लेंगे। अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन जो है, या 2 क्वेश्चन सही कर लेंगे, 3 क्वेश्चन जो है आपको फंसा देंगे, ठीक है। तो इसलिए जो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं साइकेट्री या एपिडेमियोलॉजी, इनमें हम ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते हैं, ठीक है। फिजिकल अब्यूज़ में आपको यही याद रखना है कि इसमें कौन कौन तरह से फ्रैक्चर होते हैं। हेड ट्रॉमा हो गया, ठीक है, और शेकन बॉडी सिंड्रोम भी जिसको कहते हैं। इसमें मल्टीपल स्टेज हीलिंग जो है फ्रैक्चर देखने को मिलता है, या डिफरेंट स्टेज हीलिंग फ्रैक्चर पैटर्न देखने को मिलता है। मतलब अगर अ, मेरा यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, एपिफाइजिस, मेटाफाइजिस, डायफाइजिस, अगर मेरा मेटाफाइजिस में फ्रैक्चर हुआ है, अगली बार मेरा यहाँ पे हो जाता है उस बच्चे में फ्रैक्चर, तो यहाँ पे जो ये वाला फ्रैक्चर है अभी ये हील ही नहीं किया है कि दूसरा फ्रैक्चर फिर हो गया है। तो इस केस में इसका मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि बच्चा बार बार खुद से हिलेगा, गिरेगा, उसको तो पेन भी हो रही होगी ना। तो इस केस में फिजिकल एब्यूज़ को देखने को मिलता है। तो बेसिकली ऐसे जो है, जो आपको डायरेक्ट टर्म जो है यूज़ किए जाएंगे, उस केस में आपको जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज वालों को कॉन्टैक्ट करना होता है, फिजिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे वो फिजिकल अब्यूज़ हो, सेक्सुअल अब्यूज़ हो, इमोशनल अब्यूज़ हो, और चाहे ही चाइल्ड निगलेक्ट हो, यू हैव टू कॉन्टैक्ट द चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, ठीक है। तो ये आप एक बार रीड कर लीजिए, क्वेश्चन आते हैं इसमें से। वल्नरेबल चाइल्ड सिंड्रोम, ठीक है, कि अगर माँ बाप को लगे कि उनका चाइल्ड जो है बहुत ज़्यादा किसी डिसीज़ से प्रॉन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने चाइल्ड की केयर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, तो ये केस जो है वल्नरेबल चाइल्ड सिंड्रोम, ये ज़्यादा उनमें देखने को मिलता है जिनमें जो बच्चा है लेट होता है, बेबी जो है लेट होता है, जहाँ आईवीएफ से होता है, उन ऐसे केसेस जो है आपके पास देखने को आएंगे यू वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद आ गया भैया हम लोग के पास चाइल्डहुड एंड अर्ली ऑनसेट डिसऑर्डर्स। इसमें आ गया एडीएचडी। एडीएचडी में आपको पता होना चाहिए कि 2 सेटिंग में होता है, ठीक है। चाइल्ड जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है, उसकी क्लास में अटेंशन नहीं रहती, ठीक है, ऐसे सब केसेस आपको देखने को मिलेंगे। टीचर कंप्लेंट करती है, केस आपको कैसे देखने को मिलेगा कि टीचर कंप्लेंट करती है कि जो बच्चा है क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है और सारी क्लास को डिस्टर्ब कर देता है। तो ऐसे सब केसेस अगर आपको देखने को मिलते हैं, श्योर श्योर वो आपका केस हो जाता है एडीएचडी का, ठीक है। पर जो आपको एडीएचडी का केस है, इसमें आपको जो मेन बात याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि इसमें 2 सेटिंग्स की बात करेंगे, मतलब 2 सिनारियो बोलेंगे। एक स्कूल में भी ऐसे होता है, होम में भी ऐसे। स्कूल में तो बात सुनता नहीं टीचर की, पर घर पे माँ बाप की भी नहीं बात सुनता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। ड्रग्स के ऊपर, ट्रीटमेंट के ऊपर मत जाइए, हम लास्ट में पढ़ेंगे वो, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है भैया। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हाई यील्ड है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, मेल्स में इसके चांसेस ज़्यादा हैं, फीमेल में कम है। और इसमें स्पेशल स्किल्स हैं लाइक सॉल्विंग मैथ और प्रॉब्लम्स आर गुड, ठीक है। इनमें जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, यहाँ पे एक पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं कि जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, ये एक ही स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करने में इनको बहुत मज़ा आता है। लाइक एरोस्पेस हो गया, ठीक है,
या कोई फिक्शनल टॉपिक हो गया, कोई भी टॉपिक, लाइक हैरी पॉटर हो गया, हैरी पॉटर के ऊपर इनको बात करने में बहुत मज़ा आता है, ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। अगर कोई इनको इंटरप्ट करता है तो इनको उससे भी गुस्सा आता है, ठीक है। शाई होते हैं बच्चे, किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, तो ऐसे जो है सिनारियो आपको देखने को मिलेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में, ठीक है। कंडक्ट डिसऑर्डर का जो एक और टर्म होती है इसमें, एंटी सोशल डिसऑर्डर। एंटी सोशल तब होता है, कंडक्ट डिसऑर्डर तब होता है जब आपका जो पर्सन है वो लेस देन 18 ईयर है, वही अगर सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं 18 साल से ऊपर वाले में, तो उसको हम एंटी सोशल कह देते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ भैया याद रखने का नहीं है, एग्रेशन ही एग्रेशन भरा हुआ है बंदे में, ठीक है। डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि टेम्पर एंड टेंट्रम, इसका निमोनिक है टेम्पर एंड टेंट्रम, नखरे दिखाना और गुस्सा करना, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भैया वही, इसको आप जो कंपेयर कर सकते हैं स्पेसिफिक लर्निंग से, ठीक है। आपकी थिंकिंग, जजमेंट, लर्निंग सब जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है इस केस में, ठीक है। तो ये सब जो है बेसिक सी टर्म है, ये आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक क्वेश्चन ही बन पाता है इनमें से। जैसे ऑटिज्म हो गया, इसमें से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एडीएचडी में से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं एडीएचडी में से, ठीक है, फार्मा जोड़ ले तो ओडीडी आ गया, ओडीडी भी हाई यील्ड आता है भैया। ओडीडी में आपको याद रखना है कि इसमें जो बच्चा है वो आर्ग्यूमेटिव होता है बहुत ज़्यादा, अपने मम्मी पापा से, अपने टीचर से, ठीक है। यहाँ पे जो कई बार वर्ड यूज़ करते हैं अथॉरिटी फिगर्स, तो अथॉरिटी फिगर्स में आपके आते हैं पेरेंट्स, टीचर्स, ब्रदर सिस्टर भी आ सकते हैं अगर किसी के पेरेंट्स ना हो, तो सिबलिंग्स वर्ड यूज़ करते हैं कई बार, ठीक है, आर्ग्यूमेटिव विद देयर सिबलिंग्स। तो इन सब चीज़ों का आपको याद रखना है। सिलेक्टिव म्यूटिज्म, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में ना केस ऐसे आता है कि गर्ल चाइल्ड कंप्लेंट ऑफ द स्टमक हैक, ठीक है, वेन एवर द पेरेंट्स गो आउट। तो बच्चा जो है वो कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जा सकता, स्कूल मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उस केस में अगर पेरेंट्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, या मम्मी दूर जाती हैं, पापा दूर जाते हैं काम की वजह से, तो उस केस में सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का शॉर्ट केस आपका बन जाता है, ठीक है। यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि बच्चा जो है नॉर्मली स्कूल से आया है, अपने मम्मी को एक टाइट हग दिया है, ठीक है, तो ये भी आपका सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में आ जाता है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं भैया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, एक स्पेसिफिक चीज़ को लेके आप एबिलिटी जो है कम हो जाती है, लाइक मैथ्स और रीडिंग और राइटिंग और समथिंग एल्स, ठीक है। टोर्चुएट सिंड्रोम्स में आपको याद रखना है भैया टिक्स। टिक्स मीन्स एनीथिंग, एनी मूवमेंट, लाइक आप लिप्स की मूवमेंट करे जा रहे हैं कंटिन्यूसली, आप आंखों को ऐसे ऐसे बंद कर रहे हैं बार बार, ठीक है, बात करते करते, आपका मतलब कंट्रोल नहीं है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है, उसको कहते हैं टिक्स, दे आर कम अंडर द टॉर्चुएट सिंड्रोम। एनबीएमई में भैया क्वेश्चन है, एनबीएमई में क्वेश्चन टॉर्चुएट सिंड्रोम ने पूछा, उन्होंने पूछा टिक्स के बारे में, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में भैया पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आपको याद क्या रखना है, सीक्वेंस। सबसे पहले जो बंदा है टाइम भूलता है, फिर भूलता है प्लेस, फिर भूलता है पर्सन, ठीक है। एमनेजिया में रेट्रोग्रेड में कौन सी मेमोरी जाती है, एंट्रोग्रेड में कौन सी मेमोरी जाती है, गुट्टू को कॉर्शेकॉफ सिंड्रोम, कॉर्शेकॉफ और वर्नाकी इंसेफलोपैथी क्या होती है, कॉर्शेकॉफ वर्नाकी कॉर्शेकॉफ सिंड्रोम क्या होता है, एल्कोहलिज्म में क्यों दिखता है, विटामिन बी डेफिशिएंसी, B1 डेफिशिएंसी क्यों होती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आ गया डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, इसमें डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव एमनेसिया, डिसोसिएटिव एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। ये हम लोगों को लगता है कि बेकार सा टॉपिक है, क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, पर ये एनबीएमए में आपके क्वेश्चन हैं, तो इस पर आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और केस इसमें जैसे डिसोसिएटिव अमनेशिया में केस आता है कि व्हेन वी टॉक टू अ रेप विक्टिम अबाउट द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट, ठीक है, तो ये डिसोसिएटिव अमनेशिया का केस आ गया, ठीक है। और ऐसे सब आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट, जैसे आइडेंटिटी डिसऑर्डर में आ गया पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे अभी 1-2 पेजेस के बाद, तो डोंट नीड टू वरी।
इसको पर आप इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनबीएमई में आपके क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं भैया, ठीक है। उसके बाद आ गया डिलीरियम। डिलीरियम जो है एज सच इतना हाई यील्ड नहीं है, बट इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोज है वो बहुत ज़्यादा हाई यील्ड है। डिफरेंशियल डायग्नोज किसमें से? डिलीरियम का डिफरेंशियल डायग्नोज आपको पता होना चाहिए डिमेंशिया से, ठीक है, एल्जाइमर से। याद रखना है वेनिंग और वैक्सिंग, ठीक है। लॉस ऑफ सॉरी चेंज ऑफ सेंसोरियम। इसका जो केस आएगा ना डिलीरियम का आपके पास, इसका आएगा कि आपके पास पेशेंट आ रहा है, पेशेंट खुद आ रहा है, ठीक है। ही इज़ नॉट कंपनीड बाय हर डॉटर, हर सन और somebody else, the member of his family. He come by himself to your clinic and say, hey doctor, my brain is stop working or not functioning well. तो पेशेंट खुद आपको कंप्लेंट कर रहा है, तो ये जो है डिलीरियम का केस है। डिमेंशिया में क्या होता है कि पेशेंट जो है अपनी दवाई लेना भूल जाता है, ठीक है। गैस चली हुई है, गैस चली हुई छोड़ देता है, भूल जाता है मोर देन 1 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। और पेशेंट जो है इज ब्रिंग्ड बाय हर डॉटर और हर सन। तो ये केस जो है वो डिमेंशिया का होता है। बाकी आपको सिम्टम्स तो देखने ही है ना, वेनिंग वैक्सिंग सिंड्रोम आ गया, तो ये सब चीज़ें जो है आपको देखनी है। आगे चलते हैं भैया साइकोसिस में। साइकोसिस में आपको याद रखना है डिल्यूजन क्या होता है, ठीक है। डिल्यूजन में होता है फॉल्स बिलीव्स, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है। हेलुसिनेशन क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज थॉट क्या, थॉट्स क्या होता है, वर्ड सैलेड। मतलब आप कुछ भी बोल रहे हैं, मैं वहाँ गया था, मैं ऐसे किया, फिर मैंने खाना खा लिया, मैंने वैसे कर दिया, मैंने वैसे, आप वर्ड्स का जो है सैलेड बना रहे हैं, ठीक है। और लॉस ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कि आपका किसी भी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं है, समझ रहे हैं बात को। उसके बाद आ गया भैया डिलीजन के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डिलीजन में आपको जो याद रखना है, एरोमेटिक हो गया, ग्रैंडियोस हो गया, जेलस हो गया, परसिक्यूटरी हो गया, सोमैटिक, मिक्स्ड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो ग्रैंडियोस है वो हमारा मैनिक डिसऑर्डर में भी देखने को मिलता है, बट जो बाकी की चीज़ें हैं वो हमारी इसमें देखने को मिलती है। जिन्होंने तो बी एन बी से पढ़ा हुआ है उनको तो इन टर्म्स के बारे में पता है। बाकी जिनको नहीं पता एक बार लिख लीजिए। जैसे परसिक्यूटरी होता है कि समवन इज आफ्टर मी। ग्रैंडियोस का मतलब होता है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, आई एम मिलियनर। एरोमैनिक का मतलब होता है कि सम ब्यूटीफुल फीमेल और अ फीमेल एक्ट्रेस इज इन अ लव विद मी, ठीक है। सोमैटिक का मीनिंग होता है कि सम वर्म्स आर क्रॉलिंग इन माई बॉडी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी हेलुसिनेशन में ऐसा जो आपको कुछ याद नहीं रखना है ज़्यादा। इसमें याद रखना है कि जैसे ऑडिटरी है, ऑडिटरी की एग्जांपल है स्किज़ोफ्रेनिया। विजुअल की एग्जांपल आ जाती है भैया डिमेंशिया। टेक्टाइल की एग्जांपल आ जाती है कोकेन क्रॉल्स, ठीक है। ऑल्फैक्टरी की बर्निंग रबर की सेंसेशन आती है। गस्टेटरी किसमें दिखता है, एपिलेप्सी में। हिप्नागोगिक और हिप्नापॉम्पिक के ऊपर क्वेश्चन है आपके यू वर्ल्ड में, एमबीआर में ऐसे नहीं देखे गए हैं अभी तक। इसको याद रखने का भी निमोनिक जो है फर्स्ट एड ने बहुत बढ़िया दिया है। गो का मतलब गोइंग टू स्लीप, गोगिक। पॉम्पिक व्हेन यू पॉम्प अप इन द मॉर्निंग आफ्टर स्लीप, ठीक है। जब आप सोने जाते हैं तब आपको हेलुसिनेशन होती है तो गोगिक। जब आप सो के उठते हैं, मूड डिसऑर्डर का ये वाला पार्ट आप छोड़ दीजिए, ठीक है, आगे कवर हो जाएगा ये सारा। बेकार है भैया ये, इसमें ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्किज़ोफ्रेनिया में मार्क कर लीजिए जो जो चीज़ें आपको याद रखनी है। स्किज़ोफ्रेनिया में पहले तो आपको ये पता चाहिए कि स्किज़ोफ्रेनिया 2 तरह का होता है। पहला तो आ गया भैया पॉजिटिव, दूसरा आ गया भैया नेगेटिव। पॉजिटिव में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो है डोपामीन का पाथवे जो है डिस्टर्ब होता है। डोपामीन का आपको पाथवे तो पता ही होंगे, डोपामीन के पाथवे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मीजोकॉर्टिकल, मीजोलिम्बिक, ट्यूबो इन्फंडिबुलर, वो सब पाथवे, ठीक है। तो पॉजिटिव में जो हमारा पाथवे लिख लीजिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप लिख लीजिए पॉजिटिव में जो हमारा पाथवे डिसरप्ट होता है वो होता है मीजो लिम्बिक पाथवे, ठीक है। और नेगेटिव में जो हमारा पाथवे जाता है वो जाता है मीजो कॉर्टिकल पाथवे। अच्छा ये ना क्वेश्चन आपके हैं उसमें यू वर्ल्ड में, एनबीएमए में ऐसा सच नहीं देखे गए हैं, पर एनबीएमबी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्किज़ोफ्रेनिया है वेरी हाई टॉपिक हुई, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए मीजो कॉर्टिकल और मीजो लिम्बिक। और पॉजिटिव में जो होता है ना वो बंदा अपने ही दुनिया में होता है, और नेगेटिव वाला जो बंदा होता है उसको अगर सिंगिंग का शौक है, गार्डनिंग का शौक है, उसमें से उसका इंटरेस्ट जो है वो चला जाता है, जिसको हम एनहेडोनिया कहते हैं, ठीक है। तो इसका कॉज होता है कि जैसे अगर हैवी कैनबिस यूज इन द एडोलसेंस, ठीक है, एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन द इंसिस्टेंस ऑफ
पर्सनस कॉज ऑफ द साइकोटिक मूड्स। तो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, आपको यही याद रखना है कि कैनबिस का यूज़ होने से होता है। ठीक है, डायग्नोज में आ गया भैया हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, ये सब सिम्टम्स हैं, इनमें से 2-3 याद कर लीजिए। मेन जो है आपके डिल्यूजन है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच है और हेलुसिनेशन है, ऑफन ऑडिटरी। ठीक है, हाई यील्ड है भैया ये, इन्हीं से आप जो है डायग्नोज बना पाएंगे केस का। ठीक है, ट्रीटमेंट में भैया इसमें हम दे सकते हैं रिस्पेराडोन, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। ठीक है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि ये रहा भैया एटिपिकल एंटीसाइकोटिक रिस्पेराडोन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। बाकी इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सब बेकार है। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, ठीक है, पता होना चाहिए डिफरेंशियल डायग्नोस। अगर 1 दिन से लेके 1 मंथ तक है ब्रीफ साइकोटिक, अगर 6 मंथ तक है तो स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म, अगर 6 मंथ से ज़्यादा है, मोर देन 6 मंथ, तो भैया वो आपका स्किज़ोफ्रेनिया का क्लासिक केस हो जाएगा। ठीक है, अगर स्किज़ोफ्रेनिया के डिसऑर्डर को हम लोग मूड डिसऑर्डर के साथ अटैच कर देते हैं तो हमारे पास स्किज़ोअफेक्टिव डिल्यूजनल डिसऑर्डर और स्किज़ोटिपिकल डिसऑर्डर आते हैं, क्योंकि इसमें भी आप वन वन लाइनर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, साइकेट्री में आपको एक एक लाइन ही याद रखनी है। साइकेट्री इज लाइक द डर्मा। डर्मा में जैसे हम एक एक लाइन याद रख के क्वेश्चन को पिक करना है और मार्क करना है, आगे निकलना है। ये सब जो है भैया बूस्टिंग सब्जेक्ट है, इनमें ज़्यादा ना याद कर करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक एक लाइन याद करिए, यू आर गुड टू गो फॉर द एग्ज़ाम। तो होम टेकिंग पॉइंट जो है स्किज़ोफ्रेनिया में यही है कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। पॉजिटिव में कौन सा पाथवे जो है डिसरप्ट होता है, ये आपको मैंने बता दिया है। मीजोलिम्बिक होता है पॉजिटिव में और मीजोकॉर्टिकल होता है नेगेटिव में, ये आपको याद रखना है भैया। यू वर्ल्ड में क्वेश्चन इसके ऊपर भरे पड़े हैं। हाँ भैया, फिर मत कहना बताया नहीं। ठीक है, अगर मूड डिसऑर्डर इज गोइंग टू एसोसिएट विद योर स्किज़ोफ्रेनिया वी कैन कॉल इट स्किज़ोअफेक्टिव डिल्यूजनल डिसऑर्डर, स्किज़ोटिपिकल। इसके बारे में एक एक लाइन जो है आप याद कर लीजिए। टाइम लाइन जो है इन लोगों में इन चीज़ों में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक एक जो है फीचर इनका याद रख लीजिए, नहीं तो मैं बता भी देता हूँ। जैसे स्किज़ोअफेक्टिव में आप याद रखते हैं स्किज़ोफ्रेनिया प्लस मूड डिसऑर्डर। डिल्यूजनल में आप याद रख सकते हैं विदाउट मूड डिसऑर्डर प्लस शेयर टू द क्लोज रिलेटिव्स। ठीक है, और स्किज़ोटिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आप कह सकते हैं मोर सिवियर देन स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, रेयर देखने को मिलता है ये। तो यही है। मैंने का एपिसोड में भैया आपको याद रखना है डिग फास्ट। मैं आपको ना 2-3 इस मॉड्यूल में साइकेट्री में निमोनिक बताऊंगा। पहला मैंने बता दिया डिग फास्ट, ये आपकी भैया फिंगर्स पे होना चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, इम्पल्सिविटी, ग्रैंडियोसिटी, आई एम वेरी रिच, आई एम मिलियनर, वॉली जो थिंकिंग है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, ठीक है, रेसिंग ऑफ थॉट्स, और इंक्रीज इन द गोल ऑफ साइकोमोटर एजिटेशन आप याद रख सकते हैं, डिक्रीज इन स्लीप और टॉक्टिवनेस। अच्छा, इसमें होता क्या है कि हम लोग टॉक्टिवनेस तो याद रख लेते हैं, पर प्रेशर्ड स्पीच जो है हमें याद नहीं रहता। तो मैं जो है अपना इस पे फोकस करूँगा प्रेशर स्पीच, क्योंकि आपके यू वर्ल्ड में एक क्वेश्चन है जिसमें पूरा केस बता दिया है, सारा क्वेश्चन सही हो जाता है, और प्रेशर स्पीच जो है आप लोगों को याद नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है निमोनिक के हिसाब से टॉक्टिवनेस तो पढ़ लेते हैं, इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं करते, प्रेशर नहीं लगाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है प्रेशर स्पीच के ऊपर आपका एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर एग्जाम में भी आया था तो गलत ना हो जाए कहीं, तो इसलिए इसके ऊपर हमें ध्यान देना है भैया। मीनियक में आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें जो केस आता है ना मीनिया में, ऐसे आता है कि पेशेंट को जब इम्पल्स आता है, जैसे हमें मोटिवेशन आता है, हमने संदीप महेश्वरी का या विकास सर का लेक्चर सुन लिया, हमें मोटिवेशन आ गया है कि हम तो दुनिया फाड़ देंगे, कोई भी काम कर सकते हैं हम लोग, तो मोटिवेशन थोड़ी देर का रहता है। तो इन लोगों में ऐसा होता है, हम लोग तो नॉर्मल हो गए ना। तो मैंने के एपिसोड वालों में क्या होता है कि हाई बहुत जल्दी जाता है लोगों का कोई भी काम करने को। जब इनका किसी भी काम करने का इम्पल्स चला जाता है तो ये काम छोड़ देते हैं। तो इसमें केस देखने को मिलता है, एम्प्लॉयर अरेंज अ मेडिकल कैंप, ही टोल्ड डॉक्टर दिस पर्सन स्टार्ट न्यू थिंग्स विदाउट कंप्लीटिंग द प्रीवियस वन। तो ये नई नई चीज़ें स्टार्ट कर रहा है प्रीवियस पूरी करे बिना। ठीक है, पेशेंट को जब इम्पल्स आता है दे स्टार्ट द न्यू थिंग्स, व्हेन देयर मूड गोज वर्क गोज, भाड़ में जाए काम। ठीक है, ये वाला हिसाब होता है इन लोगों का। एंड दिस मीनियक पर्सन्स हैव सो मच ईगो सो दे कांट लिसन टू एनीवन। ठीक है,
उसके बाद आ गया भैया हम लोग के पास हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया जो है कम सीवियर होता है। मेनिया में तो पर्सन को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, पर इसमें हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेस सीवियर फॉर्म है, जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है, इतना सीरियस भी नहीं है। बाइपोलर डिसऑर्डर भैया वेरी 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 हाई यील्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें ना यू वर्ल्ड में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे इतने, ना ही आपके एनबीएमई में है, ठीक है भैया, ना ही एनबीएमई में है। शायद एक आध क्वेश्चन था, वो भी इंटरलिंक कर करके, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि जिससे लगे पता कि बाइपोलर क्या है, ठीक है। अब आ गए हो तो अलग बात है, पर भैया एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन ये, तो मेरे हिसाब से तो वेरी वेरी हाई टॉपिक है भैया। ये काफ़ी अंडररेटेड सा टॉपिक है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है आजकल देखने को बहुत मिल रहा है लोगों में, तो इसलिए टॉपिक जो ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा एग्जाम में आता है, यू वर्ल्ड में वही टॉपिक आता है। यू वर्ल्ड आएगी और PYQs ऑफ USMLE। तो बाइपोलर में आपको याद रखना है कि इसमें मैनिक एपिसोड तो होता है, और हाइपोमैनिक भी हो सकता है विद डिप्रेसिव। बाइपोलर 2 में हाइपोमैनिक होगा बट मैनिक नहीं होगा विद डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अगर यही सब चीज़ें 2 साल तक चलती हैं तो उसको कहते हैं साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, ठीक है। इसके आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको एक उसकी यहाँ अलग से वीडियो या शॉर्ट्स बना दूंगा। आपको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, केस कैसे आएंगे, अगर मैंने, क्योंकि इसके 4-5 केस हैं, इसमें अगर मैं बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में आपको भैया एक पहले रिमोनिक बताया था मैंने, मैनिक का डिग फास्ट, और दूसरा बताने जा रहा हूँ आपको सिगी कैप्स। ये निमोनिक भैया आपको याद रखना है, यू वर्ल्ड में ये बार बार आएगा आपको, ये तभी आपको याद रहेगा जब आप यहाँ पे इस पे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करिए, ट्रीटमेंट आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, एक मेरे से ना आप ट्रिक सुन लो, ठीक है, क्योंकि ड्रग्स में ना यहाँ पे फंसते हैं लोग। अगर तो स्किज़ोफ्रीनिया है, ठीक है, स्किज़ोफ्रीनिया आ गया तो उसमें आपको याद रखना है कि एंटी साइकोटिक यूज़ होंगे। क्या यूज़ होंगे भैया? एंटी साइकोटिक, बता दिया इसने आपको। अगर भैया आप लोगों के पास आ गया एनी अदर कंडीशन, ठीक है, उसमें यूज़ होंगे SSRI और SNRI, ठीक है भैया। अब ये बता दिया आपको ट्रिक, ये तब यूज़ करनी है जब आप फंस जाए, ठीक है। उसके बाद आ गया मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स, हेलुसिनेशन या डिल्यूजन देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको जो यहाँ पे ऐसे लिखा होता है ना वर्सेस स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, तो इसको सोचा करो, ये नहीं कि पढ़ के बस निकल गए कि स्किज़ोअफेक्टिव में क्या हो रहा था, ठीक है, उसमें स्किज़ोफ्रेनिक सिम्टम थे बट 1 मंथ से कम थे, 6 महीने से ज़्यादा थे, क्या था, उसको कंपेयर करोगे तो एक्टिव रिकॉल होगा, जल्दी जाएगा नहीं, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा भैया। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, जैसे इसमें साइक्लोथीमिया था, इसमें हो गया भैया डिस्थीमिया, ठीक है, मेजर डिप्रेसिव में, वो था बाइपोलर में। उसके बाद आ गया डिप्रेशन विद एटिपिकल सिम्टम्स, ठीक है, डिप्रेशन विद एटिपिकल सिम्टम्स जो है आपका एनबीएमए में पूछा गया है भैया। इसको आपने याद रखना है, हाइपरसोमनिया, हाइपरप्लेजिया, लेटेंट पैरालिसिस, लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरपर्सनल रिजेक्टिंग सेंसिटिविटी, मोस्ट कॉमन सब टाइप ऑफ डिप्रेशन। इंपॉर्टेंट लाइन, अगर ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है, शॉर्ट शॉर्ट केस ऑफ डिप्रेशन विद एटिपिकल फीचर्स। उसके बाद आ गया भैया पोस्टमार्टम मूड डिस्टर्बेंस, एनबीएमबी में भी क्वेश्चन है इसके ऊपर और यू वर्ल्ड में भी है, ठीक है। एग्जाम में देखे नहीं गए आज तक, बट हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि जैसे 2 तरह के थॉट्स आते हैं इसमें, ठीक है, हार्मिंग टू द बेबी और सेल्फ, ठीक है। अगर तो ऐसा थॉट आ रहा है तो इसका मतलब वो पोस्टमार्टम साइकोसिस है, ठीक है। अगर ऐसा थॉट नहीं आ रहा तो उसकी 2 टाइप्स हो सकती हैं, एक तो हो सकता है पोस्टमार्टम ब्लू, एक होता है MDD विद पेरीपार्टम ऑनसेट। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप लोगों को देखना है, जो पोस्टमार्टम ब्लू होगा उसमें 2 डेज की टाइमलाइन होगी, और जो MDD वाला होगा उसमें 4 वीक्स की टाइमलाइन होगी, ठीक है।
ज़्यादा इस पे टाइम वेस्ट ना करते हुए एनवीएमए और यूवर्ल्ड ने पूछा है, पर इसको मैं हाई यील्ड नहीं मार्क कर रहा। जो टॉपिक मैं हाई यील्ड मार्क करता हूँ उस पर टाइम इन्वेस्ट किया करो। जिन पे हाई यील्ड मार्क नहीं करता, स्टार्स लगाता हूँ या इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, उस पर टाइम लगाना है, पर इतना भी ज़्यादा नहीं लगा देना है, क्योंकि एक बार में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो आपको मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया था, तो अगर नहीं समय लगा तो वीडियो बैक करके एक बार देख लेना, उसको नोट डाउन कर लो। गुड टू गो फॉर द एग्जाम है, ठीक है। इसमें अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने हैं, थॉट्स ऑफ हार्मिंग द बेबी और सेल्फ, ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया वो यहीं पे लिखा हुआ है। और एमडी में आप देख सकते हैं इंसिडेंस जो है 10 to 15% है। कॉल्ड द पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और विद इन द 4 weeks ऑफ डिलीवरी, ठीक है, ये विद इन द 2 weeks। सिंपल है भैया। ईसीटी जो इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी जो है हम देते हैं सुसाइड वाले पेशेंट्स को। होता क्या है कि अगर इन अनसक्सेसफुल सुसाइड अटेम्प्ट्स, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ईसीटी दे देते हैं। तो इसका जो रिजल्ट रहता है ना, 2 से 3 महीने रहता है, जब फिर बंदे के दिमाग में जो मेमोरी है कलेक्ट होनी शुरू हो जाती है, तो वो फिर अटेम्प्ट करता है सुसाइड, तो हमें फिर जो है ईसीटी देना पड़ता है, ठीक है। गुड टू गो है। अच्छा हाँ भैया, ये वाला जो है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आएगा आपको क्वेश्चन सुसाइड के रिलेटेड, ठीक है। ये कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही सैड पर्सन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सुसाइड इन अमेरिका इज गन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फायर आर्म्स के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, लाइक इन अवर इंडिया और अदर कंट्रीज हमें फायर आर्म का लाइसेंस लगता है, यहाँ पे फायर आर्म का लाइसेंस नहीं चाहिए होता है। तो एक्सेस टू द फायर आर्म इन यूएस इज़ वेरी इजी। तो इसमें केस ऐसे आता है कि एक पेशेंट है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का पेशेंट है, 17 year old, ठीक है। उसकी मदर जो है उसको बेड रेस्ट पे है, ठीक है, बेड रेस्ट पे होने के कारण वो टेक्सास में रहती है, ठीक है। और उसके जो छोटे, उसके दो छोटे बच्चे भी हैं, मतलब जो 17 साल का है, उसके दो छोटे भाई भी हैं, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक केस है, 17 साल का बच्चा है, उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर सिम्टम है, ठीक है, वो दवाई भी लेता है उसकी, ठीक है। और उसके दो भाई हैं, ठीक है। उसकी मदर जो है वो बेड रेस्ट पे है, ठीक है। वो लोग रहते हैं टेक्सास में। तो टेक्सास एक ऐसी स्टेट है भैया यूएस की, जो बहुत ही, यहाँ पे घर वर बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ पे देखा होगा आपने, वेब सीरीज में भी लिखा होता है कि नो ट्रेस पासिंग। तो नो ट्रेस पासिंग का मतलब होता है कि अगर आपने हमारे घर की दहलीज पार की, तो वो बंदे के पास अथॉरिटी है, जिसका घर है, वो आपको शूट कर सकता है, अगर आप उसकी परमिशन के बिना अंदर आ रहे हैं तो। इनवाइट करें तो फिर तो मारेगा, वो तो गलत बात है, अगर बिना इनवाइट करे अंदर जा रहे हैं तो वो चीज़ है। तो इस सिनारियो में क्या होता है कि वो लोग कहते हैं कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का पेशेंट है, मदर जो है घर पे है, बेड रेस्ट पे है, और दो भाई हैं उसके। मदर ने सेफ्टी के लिए अपने पास फायर आर्म रखी है बेड की साइड में, वो लॉक्ड भी नहीं है, वो पड़ी हुई है। तो क्या कारण है वो जो पेशेंट है वो सुसाइड कर सके, और उस पेशेंट ने पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया भी हुआ है पर बच गया है। तो सुसाइड के जो रिस्क है वो किस कारणों से बढ़ता है, तो एक उनमें से ऑप्शन था फायर आर्म की रीचेबिलिटी से, ठीक है। तो मदर को क्या करना चाहिए, ऑप्शन में था कि मदर को अपनी जो गन है वो वार्डरोब में, अलमीरा में लॉक करके रखनी चाहिए, जो उस बच्चे की रेंज से दूर हो। तो ऐसे जो क्वेश्चन है भैया, ऐसे जैसे मैंने एक केस डिस्कस किया तो इतना टाइम लग गया, क्योंकि मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को, ऐसे फंसाया जा सकता है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं सुसाइड होगा, नहीं नहीं, सुसाइड नहीं है, गन का यहाँ पे एक्सेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइटी डिसऑर्डर वही है जैसे एग्जाम की एंजाइटी होगी, किसी भी चीज़ की एंजाइटी होगी, ठीक है। पढ़ रहे हैं उसकी एंजाइटी है, तो एंजाइटी डिसऑर्डर सिंपल ही है, ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। पैनिक डिसऑर्डर भैया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 10 मिनट का आपको अटैक आएगा, ठीक है। इसमें आपको पाल्पिटेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। पाल्पिटेशन क्या होता है भैया बताओ। पाल्पिटेशन इज द पाउंडिंग ऑफ द ब्लड एंड पैरेस्थीसिया, जिसे हम टिंगलिंग भी कहते हैं, बाकी सब आप छोड़ सकते हैं। भैया ये कुछ भी नहीं आपको पढ़ना, सीबीटी एसएसआर है, कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको यहाँ पे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 10 मिनट का एपिसोड होता है, ड्यूरेशन याद करिए, पाल्पिटेशन पैराथीसिया, बस क्वेश्चंस लगाइए जितने ज़्यादा,
और इंक्रीज द रिस्क ऑफ द सुसाइड। फोबियाज में एगोराफोबिया, वेरी 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 हाई यील्ड भैया, क्वेश्चन आपकी एनबीएमए में पूछे गए हैं बार बार, ठीक है, यू वर्ल्ड में भी भरे पड़े हैं। जैसे एडीएचडी में दो सिचुएशन में होता है, वैसे भी जो गोराफोबिया दो सिचुएशन में होता है, ठीक है। जैसे चाइल्ड इज वरी अबाउट हर होमवर्क इन होम इन गेट स्वेटिंग, ठीक है, एंड आल्सो गेट वरीड इन द स्कूल बस। तो ऐसे दो सिनारियो देंगे आपको, कोई भी केस हो सकता है। तो ट्रीटमेंट जो है इसमें स्टिल कहूँगा याद नहीं रखना है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशली जाने में डिसऑर्डर, सोशली जाने में आपको एंजाइटी होती है, ठीक है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग में, पब्लिक रेस्टरूम यूज़ करने में। बेसिक सा है, सेम, डोंट रिमेंबर द फार्माकोलॉजी है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, टाइमलाइन याद रखनी है इसमें आपको, ठीक है। और इसमें जो निमोनिक दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ, क्राइम्स, ठीक है। क्राइम्स अगर भैया नहीं याद रख सकते ना, तो मैं तो कहूँगा मत याद रखो। इस क्राइम के चक्कर में आप डिग फास्ट और सिगी कैप वाला निमोनिक मत भूल जाना, ठीक है। डिग फास्ट और सिगी कैप बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। मैं नहीं चाहता कि आप इन दोनों, इस क्राइम के चक्कर में इन दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करो, इस पर टाइम लगाओ। अगर हो जाता है तो जनरलाइज एंजाइटी का क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आगे तो क्रैक करना, ठीक है, सिंपल से फीचर आएंगे। उसके बाद अब भैया आ गया ओसीडी, ठीक है। ओसीडी में आपको याद रखना है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। बंदा जो है या लड़की जो है, बच्चा जो है, बहुत ज़्यादा जो है टाइम अपना उस पर वेस्ट करता है, या बहुत ज़्यादा टाइम जो है मिरर के सामने गुजारता है। अच्छा, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को आपके ज़्यादा कंपेयर करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर से, कि इसमें टिक्स होते हैं। टिक्स तो आते ही आते हैं, साथ में जो बच्चा होता है ऐसे बाल जो है अपने निकालता रहता है। इसको कंपेयर करना है आपने एलोपेशिया से, ठीक है। और क्वेश्चन भैया एक बात सुन लो, ना इसके बारे में क्वेश्चन है आपके यू वर्ल्ड में, ना शायद मैंने देखा है एनबीएमए में, मुझे तो लग रहा है नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी ना अंडररेटेड सा टॉपिक लगता है, बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं। एक दो मेरे नॉन के दोस्त हैं, उनके उनके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे। तो काफ़ी अंडररेटेड सा टॉपिक लगता है, पर नहीं, जिसको हमने लेके चलना है, ठीक है। और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर इम्पॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन आए हैं इसमें। जैसे केस आता है कि डिवोर्स हो गया है और वुमेन इज़ वरीड अबाउट हिज हर फाइनेंसेस, ठीक है। तो ऐसे केस आएंगे, आपको टाइमलाइन आपको याद रखनी है, कब स्टार्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टाइमलाइन याद रखनी है। स्ट्रेसर क्या है, डिवोर्स और इलनेस, खत्म, खत्म भैया, बस इतना याद रखना, नीचे जाने नहीं हम लोगों को। नीचे जो है फंसाने वाला काम है, ये वाले जो सिम्टम है ये हर केस में दिए होंगे, इसमें फंसने का काम है। अगर आपको डिफरेंशियल वाले फीचर पता होगा, यू आर गुड टू पिक द क्वेश्चन की, इसका क्वेश्चन है, क्या पूछना चाह रहा है वो बता दो बस उसको, ठीक है। उसके बाद आ गया भैया हम लोग के पास पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें आपको याद रखना नाइटमेयर्स एंड फ्लैशबैक्स, ठीक है, और लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ठीक है। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, और इसकी एक फॉर्म है पीटीएसडी की, ठीक है। और इसमें आप याद रख सकते हैं, हाँ, हाइपर अराउजल, ठीक है, अवॉइडेंस एसोसिएटेड विद स्टिमुलाई, री एक्सपीरियंस द इवेंट, डिस्ट्रेस। अरे ये निमोनिक वोनिक मत याद करो हार्ड, निमोनिक दो ही याद करना है अभी तक आपको, डिग फास्ट और सीगी कैप्स, ये वैसे ही याद हो जाएगा। अगर यार नाइट में आ रहे हैं तो री एक्सपीरियंस करेगा इवेंट को, सोते सोते उसको फ्लैशबैक्स हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ केस आएगा आपको। नो नीड टू रिमेंबर, गुड टू गो फॉर द एग्जाम। होम टेकिंग पॉइंट यही है कि फ्लैशबैक और नाइट आएंगे, वो आएंगे तो पाल्पिटेशन भी होगा, पैराथीसिया भी होगा। ये भैया चार्ट है, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जिसको लेना है। इसमें टाइमलाइन का पूरा बताया गया है, टाइमलाइन आपकी टिप्स पे होनी चाहिए डिफरेंशियल डायग्नोस बनाने के लिए। देखिए सीगी कैप का मैंने बना रखा हुआ है, सीगी कैप बहुत हाई यील्ड है भैया, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। जब आप यू वर्ल्ड सॉल्व करेंगे, बार बार एक ही स्लाइड आपके सामने आएगी, जब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का क्वेश्चन गलत होगा ना, सही भी करते हैं तब भी आएगी सी कैप की। हम लोग के पास आ गया पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज वेरी 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 हाई यील्ड भैया, वेरी 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 हाई यील्ड। इसमें याद रखना है आपको पैरानोइड, स्किज़ोइड, स्किज़ोटिपिकल, एंटी सोशल, बॉर्डर लाइन, हिस्टोरिनिक, ठीक है, नार्किस्टिक, अवॉइडेंट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव और डिपेंडेंट।
सबके बारे में एक एक लाइन आपको याद रखनी है। पैरानॉइड में आपको याद रखना है कि सस्पिशियस, हर चीज़ के ऊपर मतलब सस्पिशन होना, ठीक है, हाइपर विजिलेंस, ऐसी तरह का बंदा। स्किज़ोइड मतलब अपनी कंपनी एंजॉय करना, जैसे कोरोना में लोग नहीं थे अपनी मूवी लगा के बैठे रहते थे, ठीक है, रूम में, फिर बाद में जब नॉर्मल हो गया सब कुछ तब भी उनको मज़ा आ रहा हॉस्टल में। ऐसे बच्चे देखे होंगे आपने, दोस्त अपने साथ में, वैसे लोग होते हैं स्किज़ोइड। स्किज़ोटिपिकल होता है मैजिकल थिंकिंग, ठीक है। इसका केस एक सुन लीजिए, याद करने में आपको आसानी होगी। कि जैसे सिनारियो सुनिए कि मैंने उसको कहा था कि बाइक से मत जा, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। उसने मेरी बात नहीं मानी और उसका एक्सीडेंट हो गया। देखा, मैंने कहा था ना, उसने मेरी बात नहीं मानी। तो ऐसा जो केस है वो स्किज़ोटिपिकल में आता है, ठीक है। और एंटी सोशल वही कंडक्ट डिसऑर्डर का एक टाइप है। इसमें बस एज जो है आपकी मोर देन 18 ईयर्स है। अगर यही एज आपकी लेस देन 18 ईयर हो जाए भैया, तो ये आपका बन जाता है कंडक्ट डिसऑर्डर। मोर देन 18, एंटी सोशल। बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर में आपका जो केस आता है वही आता है कि गर्ल है, आपके पास आई है क्लिनिक में। शी इज़ हैविंग मोर देन 5 रिलेशनशिप इन द पास्ट 4 मंथ्स। और वो किसी भी स्ट्रेंजर के साथ रिलेशनशिप बना के कंप्लेंट कर रही है, आपको ऐसे हो रहा है, वो ऐसा था वैसा था, ठीक है। बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर इज मोर सीन इन फीमेल्स देन मेल्स। स्प्लिटिंग इज अ मेजर डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, स्प्लिट कर रही हैं वो, ठीक है। स्प्लिटिंग का आपने बीएनबी में पढ़ा होगा कि स्प्लिटिंग का एक केस सुन लो मेरे से, एकदम से याद आ गया मुझे। स्प्लिटिंग का केस ऐसे आएगा कि एक वुमेन है, क्लिनिक पे आई है, ठीक है। वो कह रही है कि डॉक्टर बहुत नाइस बंदा है, ठीक है, मतलब उससे बढ़िया है ही नहीं कोई, सबको प्रेज कर रही है उसकी। अचानक से नर्स आती है, उसको कहती है, पेशेंट को, लेडी को, कि डॉक्टर साहब जो है वो लेट हो जाएंगे किसी कारणवश, वो इमरजेंसी में गए हैं या कोई भी और ABC उसका कारण है, ठीक है। उस कारण से जो है डॉक्टर साहब लेट हो जाएंगे। और वो जो लेडी है वो उसको कहती है, "मुझे लगता है मैं ही गलत थी, मैं ही डॉक्टर साहब को बाकियों को रेफर कर रही थी, पर इसको तो टाइम की कदर ही नहीं है डॉक्टर को।" तो इस सिचुएशन का जो केस है आपके वर्ल्ड में था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, तो इस सिचुएशन को कहते हैं भैया स्प्लिटिंग, ठीक है, पता होना चाहिए, ठीक है। हिस्टोरी नहीं मतलब कि केस लगा लीजिए, जैसे आपने देखा होगा एक सीरीज थी, हाउस ऑफ डॉक्टर्स। उसमें एक लड़की आती है डॉक्टर के पास, बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके, ठीक है, उसको कहते हैं हिस्टोरियनिक, ठीक है। केस ऑफ अ फीमेल ड्रेस्ड अप सो नाइसली टू मीट हिज मेल डॉक्टर, ठीक है। और इसको आप याद रख सकते हैं नार्सिसिस्टिक्स को ईगो से, ठीक है, बंदे में बहुत ज़्यादा ईगो होती है, ठीक है। ग्रैंडियोसिटी से याद रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं याद रहता तो ईगो से, ठीक है। ईगो उसी में होगी ना जो कहेगा मेरे पास बहुत पैसा है, आई एम अ मिलियनर, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो है आपकी इस केस में देखने को मिलती हैं। अवॉइडेंट और स्किज़ोइड में क्या फ़र्क होता है? स्किज़ोइड वाला जो बंदा है ना, उसको अपनी कंपनी पसंद है, वो जाना ही नहीं चाहता सोशली होना ही नहीं चाहता, उसको बेकार लगता है सब चीज़ें। जो अवॉइडेंट वाला बंदा है ना, उसको सोशली तो जाना है, वो बीच में है, वो बीच मकदार में है। अगर इधर चले जाएंगे तो स्किज़ोइड आएगा, उसको सोशली जाना पसंद नहीं है, इधर चले जाएंगे तो सोशली जाना पसंद है। जो अवॉइडेंट वाला है वो सोशली जाना चाहता तो है, वो भी चाहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बने, बट वो रिजेक्शन से डरता है कि अगर मेरी रिजेक्शन हुई तो मेरी बेइज्जती ना हो जाएगी, तो उसको कहते हैं भैया अवॉइडेंट। ऑब्सेसिव कंपल्सिव में आता है कि इसमें जो बंदा होता है ना बहुत ज़्यादा एरोगेंट होता है, ठीक है। जैसे कोई लीडर हो गया आपकी क्लास का, ठीक है, मोनीटर हो गया या CR जो होते हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेटिव है या बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। आर्ग्यूमेटिव नहीं वर्ड यूज़ कर सकते हम, आर्ग्यूमेटिव इज़ नॉट अ गुड वर्ड, तो आर्ग्यूमेटिव मत लिखना। एरोगेंट जो है वो एक सही वर्ड रहेगा इसके लिए। ऑब्सेसिव कंपल्सिव में किसी की बात ही नहीं सुनना, ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, अपने एटीट्यूड में रहना, वो सब चीज़ें। डिपेंडेंट मीन्स कि ये ज़्यादातर देखने को मिलता है अब्यूजिव रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा जो है पार्टनर के ऊपर डिपेंड कर जाना,
ठीक है, चाहे वो उसको मारे पीटे भी पार्टनर, फिर भी कुछ कहना नहीं, उसको कहते हैं डिपेंडेंट। तो ऐसे केसेस भी आपको देखने को मिलेंगे, साइकेट्री से रिलेटेड नहीं, एथिक्स से रिलेटेड। उसमें भी आपको कहेगा क्या करना है, और चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस मत कर देना, उसमें आपको एडल्ट प्रोटेक्शन सर्विस जो है उसको कॉन्टेक्ट करना है। ठीक है। मलिंगरिंग आपको पता होना चाहिए, मलिंगरिंग क्या होता है। मलिंगरिंग में भैया जो इसमें केस सुन लो क्या होगा। केस ये है कि पेशेंट ने, बंदे ने ऑफिस से छुट्टी लेनी थी और उसने जाना है घरवाले के साथ मूवी देखने। उसने डॉक्टर को कह दिया कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है। और डॉक्टर ने उसको बना दी सर्टिफिकेट, उसने ऑफिस में दे दिया, छुट्टी अप्रूव हो गई। कह रहा है बाढ़ में जाए डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा दवाई भी खा लेना भाई, और उन्होंने कहा, बाढ़ में जा तू डॉक्टर, बाढ़ में जाए ऑफिस, मैं तो मूवी देखने जाऊँगा। ठीक है। तो इसमें जो है आपका मलिंगरिंग में इंटेंशनल ही सिम्टम्स होते हैं, मतलब आपके खुद के बनाए होते हैं, और आपकी मोटिवेशनल भी इंटेंशन होती है। फैक्टिशियस में है जो आप अपना डिसऑर्डर जो है ये होता है सिंपथी गेन करने के लिए। ठीक है। तो इसमें जो सिम्टम्स होते हैं इंटेंशनल आपके खुद के बनाए होते हैं, बट आपकी मोटिवेशन आपको खुद को नहीं पता। आप सिंपथी मतलब होते नहीं है जो लोग मतलब हर किसी से, हाँ अरे यार फिर भी मार पड़ गया, तो वैसे सब सिनारियोज में सिंपथी गेन करने वाले जो लोग होते हैं उनको कहते हैं फैक्टिशियस। फैक्टिशियस इम्पोज्ड ऑन सेल्फ। ठीक है, अपने ऊपर। फैक्टिशियस इम्पोज्ड ऑन अदर, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है बच्चों में। ठीक है, बच्चों के ऊपर लाद देना। ठीक है। सोमैटिक में, अच्छा सुन लो अभी एक और चीज़, सोमैटिक का केस आएगा आप लोग के पास। सोमैटिक में जो सिम्टम्स होते हैं वो भी पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होते हैं, और सोमैटिक में जो आप लोगों के मोटिवेशन है वो भी पेशेंट के कंट्रोल में नहीं है। मतलब सोमैटिक में पेशेंट आएगा कि मुझे एब्डोमिनल पेन हो रही है भैया बहुत ज़्यादा। ठीक है, एब्डोमिनल पेन हो रही है, और इमरजेंसी में आएगा आप लोगों के पास। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। आस अरेंज द आउट पेशेंट, और अरेंज द प्राइमरी केयर फिजिशियन मीटिंग विद द पेशेंट। जो सोमैटिक सिम्टम्स है उसका आप इसको पढ़ेंगे ना आपको पता चल जाएगा। इसमें कोई भी बॉडी कंप्लेंट हो सकता है, बट आपने एक्सरे और एमआरआई इतनी ज़्यादा कर लिया पेशेंट की, पेशेंट ने, डॉक्टर्स भी प्रीवियसली इतने ज़्यादा चेंज कर लिए हैं, बट जो डिजीज़ है हाथ पे नहीं आ रही है, तो इसको आप ठीक भी नहीं कर सकते हैं सोमैटिक सिम्टम्स को। ठीक है, क्योंकि अंडरलाइन कारण नहीं आपको पता चल रहा है। तो उस केसेस में इमरजेंसी और ज़्यादा स्पेशलिस्ट पेशेंट की जो डिमांड होती है ना सोमैटिक सिम्टम्स में, वो कहता है कि मुझे स्पेशलिस्ट को आप रेफर कर दो। मेरे पुराने फिजिशियन ने नहीं किया था इसलिए मैंने फिजिशियन चेंज किया, आप प्लीज़ कर दो, मेरी ये एमआरआई रिपोर्ट है, मेरी ये एक्सरेज हैं, आप प्लीज़ मुझे कर दो। तो हम जो है ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, इमरजेंसी में होने के कारण हम उसको प्राइमरी फिजिशियन की जो विजिट है वो रेकमेंड करते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन जो है आपको। आगे चलते हैं भैया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमा नर्वोसा। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर है, वेरी 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 हाई यील्ड। इसको आपको कंपेयर करने को बोला जाएगा बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। मतलब आपको क्वेश्चन ऐसे देखिए, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं आपके सामने कि आपको लगता है कि वो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, पर वो केस निकल के आता है बुलिमा नर्वोसा का या इसका एनोरेक्सिया नर्वोसा का। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं इन दोनों में कैसे फ़र्क करना है। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क कैसे करना है। इसमें बीएमआई जो है आपका लेस देन 18.5 होगा, इसमें मोर देन 18.5 होगा। ठीक है, अगर तो लेस देन 18.5 है, शॉर्ट शॉर्ट केस होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें जो बंदा होता है ना, वो अपने वेट को लेके इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है कि वो कैलोरीज इनटेक ही अपनी कम कर देता है। ठीक है, तो लो कैलोरी लेने के कारण जो लेप्टिन है वो डिक्रीज कर जाता है। लेप्टिन डिक्रीज करने से जीएनआरएच डिक्रीज कर गया, एलएचएफएस डिक्रीज कर गया। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटरी हार्मोन, तो जो एस्ट्रोजन जो है वो भी डिक्रीज कर जाएगा, एमेनोरिया हो जाएगा। ठीक है, तो पीरियड्स में जो है दिक्कत देखने को मिलती है। बिंज ईटिंग और पर्चिंग टाइप, ये भी एक एनोरेक्सिया की फॉर्म है कि हमने बहुत ज़्यादा खा लिया फिर उसको रिग्रेट हुआ उसने। पर्चिंग का मतलब होता है कि आपने लेक्सेटिव लेके या मुंह में उंगली डाल के वॉमिटिंग करना, तो वैसे केसेस को कहते हैं पर्जिंग, इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड जो बिंज ईटिंग टाइप, रिस्ट्रिक्टेड टाइप और रीफीडिंग टाइप। ठीक है, इनमें से हाई यील्ड जो है आपका रीफीडिंग टाइप है। क्यों? क्योंकि इसमें कैलोरी लेने से आपका इंसुलिन बढ़ गया, इंसुलिन बढ़ने से आपका पोटाशियम, ठीक है, फॉस्फेट और मैग्नीशियम जो है वो डिक्रीज कर जाता है,
उसके कारण जो आपको सीजर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको रीफीडिंग सिंड्रोम जो है वो आपको याद रखना है, बाकी जो है आप जस्ट एक रीड दे सकते हैं भैया। उसके बाद आ गया बुलिमा नर्वोसा। बुलिमा नर्वोसा के जो सिम्टम है आपको लेस देन 3 मंथ्स देखने को मिलते हैं। इसमें जो आपका बीएमआई होता है मोर देन 18.5 होता है, ठीक है। इसमें बुलिमा नर्वोसा में क्या होता है कि कंटिन्यूसली ईटिंग विदाउट पर्जिंग, ठीक है, और पर्च नहीं करता बार बार। इसमें जो याद रखने वाला, जो फंसाने वाला पॉइंट है वो यही है, इट इज एसोसिएटेड विद द पैरोटिड ग्लैंड्स हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी क्यों होती है, ठीक है, क्योंकि सलाइवरी माइलेज इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, एनामल इरोजन होता है, ठीक है। इसमें जो उसमें जो है आप पर्जिंग करते हैं, ठीक है। इसमें आपको पहले खा लेते हैं बहुत ज़्यादा, फिर आप कंपनसेटरी पर्जिंग करते हैं। रेगुलर बेसिस पे नहीं करते आप पर्जिंग, कंपनसेटरी पर्जिंग करते हैं। दोनों में फ़र्क देखिए भैया, बहुत फ़र्क है। पर्जिंग हो रही है, बीएमआई कम है तो एनोरेक्सिया नर्वोसा। पर्जिंग हो रही है, बीएमआई ज़्यादा है 18.5 से, तो बुलिमा नर्वोसा। तो पर्जिंग तो दोनों में हो रही है, ठीक है। तो पहला जो हमारा डिफरेंशियल डायग्नोस वो आ गया बीएमआई। दूसरा आ गया कि उसमें फॉस्फेट, पोटाशियम और मैग्नीशियम जाएगा, ठीक है, इंसुलिन इंक्रीज होने के कारण, ठीक है, क्योंकि हम कैलोरी जो है हम ज़्यादा ले रहे हैं ना रीफीडिंग में। रीफीडिंग भैया कंफ्यूज मत होना, एनोरेक्सिया नर्वोसा की टाइप है रीफीडिंग, ठीक है। बुल्लीमा, इसमें आपको ये क्वेश्चन आपका पक्का है एग्जाम में, इसलिए ज़्यादा इस पर टाइम लगा रहा हूँ। इसमें आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो जाता है पैरोटिड ग्लैंड हाइपरट्रॉफी, माइलेज इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस किसकी होती है, पोटाशियम और क्लोराइड की। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। डोर्सल हैंड कैलस फ्रॉम द इंड्यूस वॉमिटिंग। जब आप वॉमिटिंग करते हैं तो हैंड का जो कैलस है ना, वो वहाँ पे रुचल से साइंस बन जाता है, क्योंकि बार बार उस पर जो है एसिड लगने के कारण ऐसे साइंस जो है देखने को मिलते हैं। भैया हाई यील्ड टॉपिक है बहुत ज़्यादा, ईटिंग डिसऑर्डर। इस पे टाइम अच्छा इन्वेस्ट करना आप लोग, ठीक है। यू विल नॉट रिग्रेट टू इन्वेस्ट टाइम इन दीज क्वेश्चंस, ठीक है। 4 to 5 क्वेश्चन आपके पक्के हैं भैया, लिख के ले लो मेरे से। 4 to 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए आपके ईटिंग डिसऑर्डर्स के, ठीक है। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, डायबिटिक रिस्क आया इसमें। पाइका में आइस, डर्ट, हैंड, पेंट चिप्स खाने की, या हेयर्स, हेयर्स भी आ सकता है। खाने की जो है इच्छा हो रही है बच्चे को बहुत ज़्यादा, इस केस में। जेंडर डिस्फोरिया पढ़ लेना, ट्रांसजेंडर और ट्रांस, एक टर्म लिख लो यहाँ पे, ट्रांस वेस्टिक। ट्रांस वेस्टिक मतलब ऑपोजिट जेंडर क्लोथिंग। मतलब अगर बॉय इज वेयरिंग द गर्ल्स टॉप और गर्ल इज वेयरिंग अ बॉयज टॉप, उसको कहते हैं ट्रांसवेस्टिक। अगर कोई लड़का साड़ी पहन रहा है तो उसको कह रहे हैं ट्रांसवेस्टिक, ठीक है। सेक्सुअल डिसफंक्शन, सेक्सुअल डिसफंक्शन में जो ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें केस आएगा आपके पास कि बच्चा है, माँ बाप है, अपने बच्चे को लेके आए हैं आपके पास और कह रहे हैं कि उनका जो बच्चा है वो, हम लोग जो है इंडिया जा रहे हैं, ठीक है। इंडिया जा रहे हैं तो आप देख लीजिए कि कोई कोई वैक्सीनेशन या कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है इसको लगाने के लिए, ठीक है। हम लोग 1 महीने के लिए जा रहे हैं, तो डॉक्टर ने रेकमेंड कर दिया हाँ ये वैक्सीन जो है आप लगवा लीजिए। तो वो पेशेंट को लगवा के, मतलब बच्चे को वैक्सीन लगवा के जाने वाले होते हैं। तो जो बच्चे का बाप होता है, जो पापा होते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर साहब जो मेरा बेटा है, ये बाकी जो नॉर्मल बच्चे होते हैं इस एज में वो ट्रक वगैरह से खेलते हैं, पर जो मेरा बेटा है वो डॉल्स के साथ खेलता है, इज दैट नॉर्मल। तो उस केस में आपको क्या करना है, ये जो केस है ना ये एथिक्स में पूछा जाता है, क्यों एथिक्स के हर ब्लॉग में 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपको कैसे है टैकल करना है इस क्वेश्चन को, तो यहीं पे बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसको आप मेंशन कर लीजिए। तो इसमें आपको मेंशन करना है कि हाँ आपके बेटे को तो ये बीमारी है, आपके बेटे को तो वो बीमारी है, एलिमिनेट कर देना है। ऐसे ऑप्शंस को सबसे पहले एलिमिनेट करना है। एक ऑप्शन होगा उसमें से कि आपका जो बेटा है उसके जो गोनैड्स हैं अभी माइग्रेट नहीं हुआ है। गलत ऑप्शन भैया, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आपको मार्क करना है।
एक ऑप्शन में से छुपा हुआ होगा, उसमें ऐसे लिखा होगा कि अभी जो चाइल्ड होता है ना इस एज में, उसकी जेंडर की जो सेंस अभी डेवलप नहीं होती है, ठीक है। सो लेट हिम एक्सप्लोर द वर्ल्ड और लेट हिम एक्सप्लोर द थिंग्स, दैट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आ गया भैया स्लीप डायरेक्ट डिसऑर्डर। इसमें आपको नैम रैम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। डोंट वेस्ट टू मच टाइम, ठीक है। नॉट दैट मच हाई यील्ड, एक आध क्वेश्चन आएगा। एंड यूरिसिस में आपको याद रखना है कि नाइट मेयर, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मोर देन 2 टाइम्स, ठीक है, 3 मंथ्स, 5 ईयर ओल्ड। नार्कोलेप्सी में आ गया भैया हिप्नागोगिक और हिप्नोपॉपिक, बताया था आपको सर ने, ठीक है, हेलुसिनेशन में। और इसमें आपको याद रखना है कैटाप्लेक्सी क्या होता है, ठीक है। लॉस ऑफ ऑल मसल टोन, स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टिमुलस सच एज लाफ्टर। उसके बाद आ गया नार्कोलेक्सी में बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस हो रही है, मतलब आपको गाड़ी चलाते चलाते नींद आ जाए। केस जो होगा आपका, केस कैसे आएगा? पेशेंट क्लेम दैट he is feeling too much sleepy while driving or when just start driving, that is the case of narcolepsy, ठीक है। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, ठीक है। ऑनसेट रैपिड ऑनसेट ओवरवेलमिंग स्लीप मोर देन 3 टाइम्स पर वीक लास्ट 3 मंथ्स। इसमें ये याद रखना है क्यों होती है, इसका कारण ये है हाइपोकैरेटिन और एक्सिन के डिक्रीज होने से, विच विल प्रोड्यूस फ्रॉम द लिटिल हाइपोथैलेमस। अगर आप ये याद नहीं भी रखेंगे ना लिटिल हाइपोथैलेमस तो चल जाएगा, बट और एक्सिन आपको याद रखना है। हिप्नागोगिक और हिप्नोपम्पिक क्या होता है याद रखना है, क्यों कहाँ दिखता है नार्कोलेप्सी में, नार्कोलेप्सी में होता क्या है, डे टाइम स्लीपीनेस। और कैटाप्लेक्सी क्या होता है, नार्कोलेप्सी में दिखता है, दिस इज द लॉस ऑफ द मसल टोन फॉलोइंग द स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टिमुलस सच एज लाफ्टर, ठीक है। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर अवॉइड कर सकता है, गिव अ रीड, नहीं भी देंगे तो चलेगा। गैम्बलिंग डिसऑर्डर में ड्रग दैट कॉज गैम्बलिंग एडिक्शन लाइक डोपामीन एगोनिस्ट, डोपामीन एगोनिस्ट आर यूज इन पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन में क्या होता है कि आपका डोपामीन जो है डिक्रीज कर जाता है, तो उसमें हम डोपामीन एगोनिस्ट देते हैं, ठीक है। आई होप आपको एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में फ़र्क पता होगा। तो डोपामीन एगोनिस्ट आर गिवन इन द पार्किंसन डिजीज, और वही जो है कई बार कॉज कर देता है हमारा गैम्बलिंग डिसऑर्डर। इसमें आएगा कि इसमें केस जो आता है गैम्बलिंग डिसऑर्डर में, पेशेंट इज ब्रिंग बाय हिज रूममेट and roommate is saying that he is not using any illicit drug or alcohol, but from few weeks patient is losing so much money in the casino or something like that। उस केस में आपको टाइमलाइन देखनी पड़ेगी, क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया भैया हमारे पास मॉडल ऑफ चेंजेस में, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए प्रो कंडेमलेशन, कंडेमलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में, रीलैप्स कब होता है, ठीक है। याद नहीं हो रहे फीचर्स, कोई बात नहीं, गूगल में जाइए, उसको कहिए गिव मी द एग्जांपल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे एक चार्ट बना लीजिए, चार्ट बना के उसकी एग्जांपल्स लिख लीजिए कि इसमें क्या 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 होता है, सामने उसका नाम लिखिए, जैसे प्री कंडेमनेशन, कंडेमलेशन, ठीक है। नाम लिख के उसको याद रखिए। अगर आप कहेंगे तो मैं बोल देता हूँ एक बार फटाफट से, ठीक है। जैसे प्री कंडेमनेशन आपने लिख लिया, आगे उसके लिखेंगे I don't think smoking is a big deal. Condemnation में I know smoking is a bad for me, but I don't know if I can stop. Preparation में patient जो है prepare करना शुरू कर रहा है, I will start cutting back of cigarettes and try to quit next week. Action में आएगा भैया I have been smoke free, मतलब मैंने स्मोकिंग नहीं की है 3 दिन से, and using निकोग्राम्स, है ना, निकोटिन गम्स जो आते हैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। मेंटेनेंस मैंने 6 महीने से स्मोकिंग नहीं की है और मैं गुड हूँ। रिलैप्स में एक पार्टी में गया था, डॉक्टर साहब मेरे दोस्त थे, फिर मैंने पी ली वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है और इसके सामने लिखना है मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी। मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी में कैसे आप पेशेंट को एम्फेसाइज करेंगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है, गुड टू गो है। और भैया इसको अवॉइड मत करना, ठीक है। इसको अवॉइड कर दिया आपने, 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत है। बूस्टिंग चार्ट है ये, ठीक है। सेरोटोनिन सिंड्रोम में आपको याद रखना है इसके कॉजेस, सेरोटोनिन इंक्रीज करने से होता है, ठीक है।
और एक्टिविटी क्या होती है, 3 E इसके याद रखते हैं। एक तो न्यूरोमस्कुलर, कारण है इसका इंक्रीज एक्टिविटी, ठीक है, हाइपरफ्लेक्सिया, हाइपरटोनिया, ट्रेजर और सीजर। ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी लाइक हाइपरथर्मिया और डिस्फोरेसिस, डायफोरेसिस। डायफोरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक है। और फिर आ गया अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ये याद रखना है तो ठीक है, नहीं याद रखोगे तब भी ठीक है। इसमें से आपको याद रख लो ये साइप्रोहेप्टेडिन और बेंजोडाइazepine, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी है, ये हाई यील्ड है भैया, ये हाई यील्ड है, ये हाई यील्ड है। इसमें बेंजोडाइazepine और साइप्रोहेप्टेडिन याद रख लो, गुड टू गो फॉर द एग्जाम। हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो है, माओ इनहिबिटर्स जो है अच्छी तरह से बॉडी से वॉश आउट नहीं हुआ है तब देखने को मिलता है। इफ़ अ पेशेंट इज ऑन अ माओ इनहिबिटर, माओ इनहिबिटर्स पे होने के कारण अगर पेशेंट जो है चीज़ी फूड कंज्यूम करता है या रेड वाइन कंज्यूम करता है, चीज़ी फूड या रेड वाइन में क्या होता है, टायरमीन होता है। टायरमीन जो है इससे रिएक्ट करके हाइपरटेंसिव क्राइसिस देखने को मिलता है उसमें, ठीक है। इसको ठीक कर सकते हैं हम फेंटोलामीन से, ठीक है। डोंट नीड टू रिमेंबर द फेंटोलामीन, यू जस्ट रिमेंबर द हाइपरटेंसिव क्राइसिस में होता क्या है, टायरमीन रिएक्ट विद द माओ इनहिबिटर, यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम, ठीक है। उसके बाद आ गया भैया न्यूरोलेप्टिक नेग्लेक्ट सिंड्रोम। इसमें आपको याद रखना है कि एंटीसाइकोटिक्स टिपिकल यूज आर मोर देन एटिपिकल, ठीक है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के कारण भी हो सकता है। अच्छा, ये नहीं भी याद रखोगे कोई चक्कर नहीं। इसमें जो ये निमोनिक है ना, तीसरा निमोनिक बता दिया मैंने, एक तो बताया डिग फास्ट, एक बता दिया भैया सिगी कैप, एक ये वाला बता रहा हूँ लिग्नेंट फीवर, मायोग्लोबिन्यूरिया, ठीक है, और फीवर, इंसेफलोपैथी, वाइटल्स, इंक्रीज इन द एंजाइम कैरेटिन काइनेज, मसल रिजिडिटी, ठीक है। इसमें ये भी याद रखना है डेंट्रोलोनिन, ठीक है, बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको पढ़ लेना, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ना, अवॉइड भी कर दो क्योंकि आगे ये पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद आ गया भैया अल्कोहल्स। इनमें आपको मैकेनिज्म याद नहीं रखना है। अल्कोहल में याद रखना है कि अगर AST जो है वो 2 टाइम ज़्यादा है ALT से, ठीक है, बस ये याद रखना है। AST वैल्यू इज 2 टाइम द ALT। अगर AST 1 है तो ALT कितना होगा 2, अगर AST 50 है तो ALT कितना होगा 100, ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। और इसमें ट्रीटमेंट क्या है वो भी याद रखना है, और ये वाला जो चार्ट है इसको भी याद रखना है आपको, हाई यील्ड है भैया, ठीक है। उसके बाद आ गया बारबिटरेट, बेंजोडाइजेपीन। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि बारबिटरेट जो है ना भैया, बारबिटरेट जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं। और बेंजोडाइजेपीन ऐसे 2 एरो से मेंशन, इसको 5 कर दीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं। बेंजोडाइजेपीन जो है इसके कंपैरेटिव में कम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं, इसलिए हम जो है क्लिनिकली इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। ग्रेटर सेफ्टी मार्जिन, लो सेफ्टी मार्जिन। तो इसमें आपको याद रखना है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, माइनर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है। और इसमें बेंजोडाइजेपीन रिसेप्टर एगोनिस्ट यूज होता है लाइक फुमेसिनिल, और कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओपियोइड्स, ओपियोइड में भैया आपको याद रखना है पिपलरी कंस्ट्रिक्शन, वेरी 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 हाई येलो भैया। और कोकेन में आपको याद रखना है प्यूपिलरी डायलेशन। कंफ्यूजिंग पॉइंट जो है यही है, पेपर में आपको बचाएगा। ओपियोइड में एक्टिवेशन ऑफ द म्यू रिसेप्टर क्रॉस द प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन, GI मोटिलिटी, गैग रिफ्लेक्स, रिमेंबर दिस 3 पॉइंट्स। और कौन सा रिसेप्टर है भैया, म्यू रिसेप्टर क्या करता है, प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन। GI मोटिलिटी क्या होती है भैया, डिक्रीज कर जाती है। और गैग रिफ्लेक्स क्या करता है भैया, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया भैया यहाँ पे आपको याद रखना है कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। डायलेटेड प्यूपिल्स, डायरिया, ठीक है, पाइलो इरेक्शन, ठीक है। इनहेलेंट्स में आप लिख सकते हैं, केस आएगा कि एडोलसेंट पेशेंट हैविंग इन्फ्लेमेशन इन द नॉस्ट्रल्स, ठीक है। मोस्ट कॉमन आंसर इज इंक्रीज इन द यूज ऑफ ग्लू एंड इनहेलेंट्स, ठीक है। तो इनहेलेंट्स को ज़्यादा जो कंपेयर किया जाता है ना वो किया जाता है कोकेन से। ओपियोइड को भी कंपेयर कोकेन से कंपेयर करेंगे, यहाँ होती है कंस्ट्रक्शन, उधर होगी डायलेशन कोकेन में। इनहेलेशन में नोस्ट्रल में इन्फ्लेमेशन होगी, कोकेन में भी हम जब स्नफ करेंगे इसको तो उसमें भी इन्फ्लेमेशन होगी। बट
कोकेन में जो इन्फ्लेमेशन होगी इसमें अदर सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, इसमें अदर सिम्टम्स जो है इनहेलेंट्स में देखने को नहीं मिलते। अगेंस्ट स्टिमुलेंट्स इसमें था नॉन स्टिमुलेंट डिप्रेसेंट्स, इसमें आ गया स्टिमुलेंट्स, इसमें आपको मैकेनिज्म नहीं याद रखना है, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है प्रोलॉन्ग्ड wakefulness and hyper alertness, very 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 high. Many med students use this drug एम्फेटामीन, उससे क्या होगा कि उनको नींद सोना कम पड़ता है और जागते ज़्यादा हैं, जिससे वो ज़्यादा स्टॉप पढ़ पाते हैं, ऐसा उनको लगता है, पर ऐसा हो नहीं पाता, ठीक है। और ठीक है, एम्फेटामीन गुड टू गो है। उसके बाद हो गया कैफीन। कैफीन से होता है भैया हेडेक, डिफिकल्टी कंसंट्रेशन, फ्लू लाइक सिम्टम, पाल्पिटेशन, एजिटेशन, ट्रेमर एंड इंसोम्निया। मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है। इंटॉक्सिकेशन और विड्रॉल से क्या होता है ये याद रख लो। कोकेन का सर ने आपको बता दिया, मैकेनिज्म एक्शन याद रखने की कोकेन जरूरत नहीं है। पिपलरी डायलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायफोरेसिस, एक्सेस स्वेटिंग, हेलुसिनेशन इंक्लूडिंग द क्रॉलिंग वाला सिम्टम जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और बाकी कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नेजल जो है इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है अदर सिम्टम्स के साथ, ठीक है। विड्रॉल करते हैं तो ये सिम्टम होते हैं, याद रख लीजिए, इसमें से हंगर, हाई यील्ड है, ठीक है। निकोटीन, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, रेस्टलेस, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन द एपेटाइट, ठीक है। गम्स वगैरह हैं, यूज कर सकते हैं। अगर भैया हेलुसिनोजेंस में एल सी एल एस डी सॉरी एल एस डी जो है वो करता है भैया विजुअल हेलुसिनेशन, ठीक है भैया। उसके बाद आ गया भैया कैनेबीज। कैनेबीज में आप लिख सकते हैं केस आएगा आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्टूडेंट का, ठीक है। और उसमें होगा इम्पेयर्ड जजमेंट, ठीक है, उसकी जजमेंट की जो पावर होगी वो डिक्रीज कर जाती है। और जो हमने पढ़ा था ना भैया ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में से हमने पढ़ा था टाइम, प्लेस और पर्सन, उसमें जो टाइम जो है, टाइम की परसेप्शन जो है वो ओरिएंटेशन में से वो स्लो हो जाती है। कैनबीज और एल एस डी का आपको बता दिया। आपने यहाँ पे ना ऐसे चार्ट बना लेना है चारों के, मेरे तो यहाँ पे ऐसे लिखने में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं दो दो करके लिख रहा हूँ, आपने चारों एक साथ लिख लेना है। एम डी एम ए इसमें आपका उसमें था परसेप्शन स्लो टाइम, कैनबीज में इसमें डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड सेंसरी एंड टाइम परसेप्शन, ठीक है भैया। डिस्टॉर्टेड टाइम एंड सेंसरी एंड टाइम परसेप्शन एमडीएमए में, ठीक है। पीसीपी, फिनाइल साइक्लिडीन, इसमें जो है पेशेंट इज सो मच वायलेंस और अग्रेसिव, तो आपको चारों की जो है यहाँ पे ऐसे चार्ट बना लेने हैं, ठीक है। और इनको पढ़ना है, ऊपर में जो है सब भूल जाओ, ना आपको मैकेनिज्म पूछते हैं, ना इन सब चीज़ों को पढ़ना है, ना इसको पढ़ना है, सिर्फ यू हैव टू रिमेंबर द फोर थिंग्स। एलएसडी में आपको लिखना है डिफरेंशियल डायग्नोस विजुअल हेलुसिनेशन, कैनबीज में कॉलेज स्टूडेंट रहेगा, इम्पेयर्ड जजमेंट रहेगा, परसेप्शन ऑफ स्लो टाइम। एमडीएमए में आपको याद रखना है डिस्टॉर्टेड सेंसरी और टाइम परसेप्शन। पीसीपी में आपको याद रखना है कि आपकी जो है वायलेंस और एग्रेशन आएगा, ठीक है। इसमें ना एमडीएमए में एक केस एकदम से याद आया मुझे कि डिस्टॉर्टेड सेंसरी एंड टाइम परसेप्शन, मैंने आपको वैसे लिखवा भी दिया है। इसमें केस ये था कि पेशेंट वुडंट फील एनीथिंग, ही डज नॉट फील एट व्हाट टाइम वेयर ही इज, ठीक है। तो सेंसरी और टाइम की परसेप्शन जो है वो ऐसे जाएगी, ऐसा केस जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद भैया हमारे पास आगे आ गया है अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स और वर्नाकी कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर में आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल का जब विड्रॉल होता है तो क्या होता है, अल्कोहल ज़्यादा पीने से कौन सा विटामिन जो है वो डिक्रीज करता है, विटामिन बी 1 जो है वो चला जाता है। अल्कोहलिक सिरोसिस और हेपेटाइटिस, पेनक्रेटाइटिस, बेसिक सी टर्म्स हैं, ठीक है। टेस्टिकुलर एट्रोफी, विटामिन बी 1 जाता है, ठीक है। वर्नाकी कॉर्साकॉफ सिंड्रोम भी अल्कोहल जो है उनमें देखने को मिलता है। तो बेसिक सा जो, अच्छा इसमें ना जो आप याद रख अगर रखना चाहते हैं, वैसे तो मैं इस पे ज़्यादा आपको कहूँगा नहीं टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये हम हर सिस्टम में पढ़ेंगे फुल डिटेल में, ठीक है। अगर रखना चाहते हैं याद तो इसमें अब ये ट्रायड है जो है ना, इसको याद रख सकते हैं भैया, ठीक है। ट्रायड में आ गया भैया कन्फ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया और अटेक्सिया। नहीं पता क्या होता है
गूगल कर लो, इमेजेस आपको देखने को मिल जाएगी, लाइफ टाइम जो है पिक्टोरियल मेमोरी आपके दिमाग में छप जाएगी। ठीक है। उसके बाद आ गया भैया फार्माकोलॉजी, जो हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द साइकेट्री। बहुत ज़्यादा हमने टर्म्स जो है इसमें पढ़ी हैं, जितना ज़्यादा आप बार बार इसको पढ़ेंगे उतना बढ़िया होगा। स्कोर बूस्टिंग सब्जेक्ट है साइकेट्री। इसमें आपको बस बैठना है, एक बार जब पढ़ने बैठो एक ही गो में ख़त्म करिए। ठीक है। इसको हाईलाइट करिए, जो पॉइंट्स आपको मैंने बताया ना कि जैसे ये इंपॉर्टेंट है लाइन, उसको हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट करने के बाद जब आप फर्स्ट पास में पढ़ रहे हैं तो पूरी लाइन पढ़िए, उन पॉइंट्स के ऊपर दोबारा आइए सेम लाइन पढ़ने के बाद। सेकंड पास थर्ड पास के बाद सिर्फ वही पॉइंट्स पढ़िए, आपको पूरी लाइन फॉलो लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। अच्छा सर, फार्माकोलॉजी में भैया आप लोगों को जो साइकोथेरेपी है इसमें आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट गिव अ रीड। ठीक है। इसको भैया आप लोग याद कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है। यू वर्ल्ड और एनबीएम में क्वेश्चन भरे पड़े हैं आप लोगों के। ठीक है। नहीं भी याद करेंगे कोई बात नहीं, जो मेन मेन है वो आगे पता चल जाएंगे, पर याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। वही आपको बताया था मैंने, एक इसका निमोनिक स्किज़ोफ्रेनिया को आप याद रखिए एंटीसाइकोटिक। बाकी कोई भी है अगर आप फंस जाते हैं तो SSRI और SNRI। ठीक है भैया। उसके बाद भैया आगे चलते हैं हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स में। ठीक है। इसमें आपको याद रखना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंक्रीज इन द कैटेकोलामीन्स इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, स्पेशली द एपिनेफ्रिन एंड डोपामीन। क्लिनिकल यूज कहाँ होता है, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। तो मैकेनिज्म हो गया, क्लिनिकल यूज हो गया, और एडवर्स इफेक्ट हाई यील्ड अब ये। ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर। एंटीसाइकोटिक्स भैया वेरी 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 हाई यील्ड। ठीक है। 4 to 5 क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपके पक्के हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं। 4 to 5 क्वेश्चन तो मिनिमम है ना। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि टिपिकल क्या, क्योंकि देखिए मैंने अपनी प्रेप के टाइम में मैंने अपनी फर्स्ट एड ऐसे मेरे सामने खुल के रखी हुई है, तो मैंने एक ना पेपर पे लिख रखा था। फर्स्ट एड से पढ़ना और खुद लिख के अपने हैंड राइटिंग को पढ़ना, उससे पिक्टोरियल मेमोरी कहीं ना कहीं आपकी छप जाती है। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा आप खुद लिखिए। ठीक है। क्योंकि मैं एक बार पेज देखता हूँ तो मुझे सारा रिकॉल हो जाता है एक बार में। मैं चाहता हूँ आप लोग के साथ भी वैसा हो। तो इसमें एंटीसाइकोटिक्स में आपको याद रखना है कि एक तो होता है टिपिकल, एक होता है एटिपिकल। ठीक है। टिपिकल्स वंस आर द फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन आर कॉल्ड द एटिपिकल। टिपिकल में आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, जो टिपिकल वाला है वो सिर्फ डोपामीन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, D2 रिसेप्टर को। जो एटिपिकल वाला है वो डोपामीन के साथ साथ सेरोटोनिन के रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है। डोपामीन और सेरोटोनिन दोनों को ब्लॉक करने के कारण जो टिपिकल है उसकी जो एफिनिटी है ब्लॉकेज की, वो ज़्यादा है डोपामीन रिसेप्टर की रादर देन एटिपिकल। ठीक है भैया। उसके बाद इसमें आपको जो याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है जो एटिपिकल वाले हैं उनके जो नाम हैं ज़्यादातर अजीन से ख़त्म होते हैं। एजीन एजीन अजीन। जो एटिपिकल है उनके नाम जो ख़त्म होते हैं ज़्यादातर ख़त्म होते हैं एपीन से। ठीक है। गुड टू गो है भैया। ठीक है। अब इसमें ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। एप्रीप्रेजोल इज D2 पार्शियल एगोनिस्ट। एप्रीप्रेजोल है क्या, ये एटिपिकल है। ठीक है। पार्शियल एगोनिस्ट किसका है, डोपामीन का। बाकी सब जो है वो एंटागोनिस्ट है। ठीक है। और हम्म, इसके जो एडवर्स इफेक्ट है भैया, एडवर्स इफेक्ट में आपको याद रखना है एंटी हैम। एच से आ गया एंटी हिस्टामिनिक, ए से आ गया एंटी E1 अल्फा 1 एटिनर्जिक, और एम से आ गया एंटी मस्करेनिक, ड्राई माउथ और कॉन्स्टिपेशन। अगर भैया अच्छा अब आप लिखते जाओ, अगर हम लोग एटिपिकल ड्रग क्लेंजापीन और एलेंजापीन यूज़ करते हैं उससे हमें देखने को मिलते हैं ओबेसिटी और हाइपर ग्लाइसीमिया। अगर हम रिस्पेराडोन जो कि एटिपिकल ड्रग है उसको यूज़ करते हैं तो उसे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे रिस्पेराडोन कहाँ गया, ये रहा। अगर हम रिस्पेराडोन यूज़ करते हैं जो कि एटिपिकल ड्रग है, ठीक है, इससे हमें देखने को मिलता है प्रोलैक्टीमिया। ठीक है। तो प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, तो मिल्क विल कमिंग आउट ऑफ द निपल्स विदाउट प्रेगनेंसी एंड ग्लैक्टोरिया जिसको हम कहते हैं। ठीक है। अगर हम जिस्पेरिडोन यूज़ करते हैं, ठीक है, जिप्रेसिडोन,
ठीक है। जिप्रासिडोन इज सेम लाइक द रिस्पेरिडोन, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, बट इससे क्या होगा, क्यूटी प्रोलोंगेशन हो जाती है। तो क्यूटी प्रोलोंगेशन जो है वो जिप्रासिडोन कराता है, रिस्पेरिडोन जो है वो करवाता है भैया आपका हाइपरप्रोलेक्टीमिया। क्लेंजापिन और लेंजापिन जो है वो ओबेसिटी और हाइपर ग्लाइसीमिया करवाता है। ये आपको पता होना चाहिए, फिंगर टिप से आपको होना चाहिए। उसके बाद होता है कि केस आता है कि आपने एक पेशेंट को एटिपिकल एंटीसाइकोटिक दिया लाइक क्लेंजापिन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर कौन सी जो है आपको सेलुलर मेजरमेंट जो है कॉन्स्टेंटली वॉच करनी पड़ेगी। तो उसमें जो है डब्ल्यूबीसी लेवल आपको देखना पड़ेगा बार बार, क्योंकि क्लेंजापिन जो है वो एक ग्रेनुलोसाइटोसिस कराता है विच मीन्स डिक्रीज इन द डब्ल्यूबीसी। So you have to closely monitor the WBC levels when you give or administer the clonazepam to the patient, which is also atypical। ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया भैया। क्लिनिकल यूज़ आप याद कर लेंगे तो भी ठीक है, नहीं यूज करेंगे तो भी ठीक है, मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा। एडवर्स इफेक्ट आर वेरी 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 हाई यील्ड भैया, वेरी हाई यील्ड। ठीक है, और ये बता दिया आपको। ठीक है। अच्छा, आइज़ में हमें देखने को मिलता है भैया, आइज़ में इसको याद रखने का तरीका देखो, इन्होंने बताया हुआ है CHLOR। ठीक है, क्लोर, तो कॉर्नियल, और कॉर्नियल डिपॉजिट्स। ठीक है, टी से स्टार्ट हो रहा है तो रेटिनल डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है आपको। और हाँ, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम आप लिख लीजिए। ठीक है, इसको ऐसे मत करिए, इसमें ऐसे लिखिए जैसे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। ठीक है, उसके बाद लिखिए आवर्स टू डेज, डेज टू मंथ्स, मंथ्स टू ईयर। ठीक है, आवर्स टू डेज में आपको देखने को मिलता है एक्यूट डिस्टोनिया, जिसको हम कहते हैं मसल स्पैज्म। डेज टू मंथ में हमें देखने को मिलता है भैया एकैंथीसिया और पार्किंसनिज्म। ठीक है, और मंथ्स टू ईयर में हमें देखने को मिलता है भैया टार्डेटिव डिस्काइनेसिया। ठीक है, इसका निमोनिक बहुत बढ़िया बताया इन्होंने, अडेप्ट। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम जो है हाई यील्ड है भैया, क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। ठीक है, यू वर्ल्ड में है, दो तीन क्वेश्चन आई थिंक अडेप्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम के ऊपर ही। क्लियर है भैया, आगे चलें। ठीक है भैया, अब भैया हमारे पास आता है हाइपोटेंसिव टिपिकल एंटीसाइकोटिक, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, हेलो ट्राइज बाइज टू फ्लाई हाई, मुझे अभी तक याद है। ठीक है, हेलो पेरिडोल ट्राई फ्लू पैराजीन पाइमोजाइड एंड फ्लूफेनाजीन। ठीक है, हेलो ट्राइज बाई टू फ्लाई हाई, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है, अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हाइपोटेंसिव टिपिकल ड्रग्स, इनकी डोपामिन को ब्लॉक करने की जो एफिनिटी है ज़्यादा है एटिपिकल से, तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, न्यूरोलॉजिक एडवर्स इफेक्ट। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम जो है सर ने आपको बताया था। ठीक है, तीन निमोनिक सर ने आपको बताया है। एक तो आपको सर ने बताया था डिग फास्ट वाला, एक बताया है सर ने आपको सीगी कैप्स वाला भैया, तीसरा आपको बताया था मैलिग्नेंट वाला, मैलिग्नेंट फीवर। तो वही वाला निमोनिक जो है यहाँ पे आपको दोबारा लिख लेना है, मैलिग्नेंट फीवर वाला। ठीक है, और गुड टू गो है भैया। क्वेश्चन आते हैं, आपको रिकॉल नहीं होगा अगर आपने लिखा नहीं है, बार बार उसको सोचा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन एंटी साइकोटिक का क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो भैया गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यू वर्ल्ड की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सब आपको बता दी गई है यहाँ पे। फटाफट भैया ख़त्म करते हैं ये। उसके बाद आ गया लिथियम। लिथियम में आपको मैकेनिज्म के ऊपर नहीं जाना है, क्लिनिकल यूज़ आपको याद रखना है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट में आपको ये याद रखना है कि इसको नहीं देना है किसके साथ, थायराइड, एस इनहिबिटर और एनएसएड्स। वेरी 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 हाई यील्ड भैया, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको याद रखने के लिए मैं पहले बता देता हूँ। उसके बाद ये निमोनिक याद कर लो लिथियम से, लो थायराइड। ठीक है, हार्ट के रिलेटेड एब्स्ट्रीन एनोमली। ठीक है, इंसिपिडस और अनवांटेड मूवमेंट ट्रेमर्स। अच्छा, क्वेश्चन में फंसाते कैसे हैं, यहाँ पे जो एब्स्ट्रीन एनोमली है ना, इसको कई बार लिख देते हैं, इसको कई बार लिख देते हैं ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। सेम ही है भैया चीज़, दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, नहीं पता तो एब्स्टीन एंड हमने गूगल करिए। ठीक है, ट्राइकस्पिड ट्रेजियर गूगल करिए। ट्राइकस्पिड वैल्व किधर होती है। ठीक है, ये ट्राइकस्पिड आ गई,
ये बाइकस्पिड आ गई लेफ्ट की साइड, ट्राइकस्पिड राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आप गूगल करिए अगर नहीं पता। तो इसमें आपको फंसाते इसी में है, ट्राइकस्पिड अट्रेजिया बोल के। ठीक है, इसके बाद आ गया बसपिरोन। बसपिरोन का आपको मैकेनिज्म याद रखना है भैया, कहाँ यूज़ होता है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में। इसको याद रखने का एक ही तरीका है, और जो कि ये निमोनिक है, मुझे अभी तक याद है, आपको भी याद रह सकता है अगर मुझे याद है तो। आई गेट एंशियस इफ बस डजेंट अराइव एट वन। एंशियस मतलब जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, बस से आ गया बसपिरोन। अराइव एट वन मतलब ये रिसेप्टर जो है सेरोटोनिन का 5HT1A का एगोनिस्ट है। ठीक है, सिंपल है, गुड टू गो है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। SSR है भैया, वेरी 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 हाई यील्ड। ठीक है, हर जगह यूज हो रहा है। इसमें आपको इसके नाम याद रखने हैं, फ्लॉक्सिटीन, फ्लॉक्साइन, पेरोक्सिटीन, सार्टिलीन। ठीक है, अगर आप नाम नहीं ना याद रखेंगे तो वो सीधा जैसे नाम ले लेंगे सार्टिलीन, और आपसे पूछेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है, तो आप फंस जाएंगे। सिम्टम्स आपको नहीं बताए जाएंगे कि SSRI वाले हैं या कैसे हैं, या डिजीज़ का नाम नहीं लिया जाएगा। आपको फंसाने के लिए वो सीधा ड्रग का नाम लेंगे और आपसे कुछ अटपटा सा पूछ लेंगे, आपको ना ही बताएंगे कि ये डिजीज़ है और ना ही सिम्टम्स बताएंगे। तो फंसने के चांसेस पूरे पूरे हैं, इसलिए मैं तो यही कहूँगा, इसको याद कर लीजिए भैया। इससे बाहर कोई ड्रग नहीं बोलेंगे वो लोग, यही बोलेंगे, इनको याद कर लीजिए। इसमें आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करना है। ठीक है, क्लिनिकल यूज़ याद करना है, हाई यील्ड है भैया। ठीक है, और एडवर्स इफेक्ट क्या होता है वो भी याद करना है। एडवर्स इफेक्ट अगर आप याद रखना मुश्किल लग रहा है तो सेरोटोनिन सिंड्रोम, हाई यील्ड, GI डिस्ट्रेस, SIADH, और सेक्सुअल डिस्फंक्शन। सेक्सुअल डिस्फंक्शन तो बहुत हाई यील्ड है। जो पेशेंट जो है ड्रग के साथ जो उसकी एडहेरेंस है, जो ड्रग लेने की जो एडहेरेंस वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, कि पेशेंट जो है ड्रग के साथ इतना स्टिक नहीं हो पा रहा, उसका कारण जो है मेन सेक्सुअल डिस्फंक्शन ही होता है। ठीक है, लिबिडो जो है डिक्रीज कर जाता है, पेशेंट को लगता है ये साला कौन सा ड्रग दे दिया भाई डॉक्टर साहब ने। इसलिए इस एडहेरेंस जो है ड्रग की कम हो जाती है पेशेंट्स में, इसमें यही याद रखना है। और भैया और एक बात, नॉर्मली इट टेक्स 4 to 8 weeks फॉर द एंटी डिप्रेशन टू शो एप्रिशिएबल इफेक्ट। भैया यू वर्ल्ड में आपके क्वेश्चन है, और ये पॉइंट जो है ज़्यादातर जो है आप लोग मिस कर देते हैं। इसको ये याद रखना है आपको, 4 से 8 महीने, 4 से 8 सॉरी वीक्स लग जाते हैं इसको प्रॉपर वर्क देने के लिए। ठीक है, और मुझे याद नहीं आ रहा है NBME का, पर यू वर्ल्ड में तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, SNRIs, रिमेंबर दीज नेम्स ऑफ SNRI, मैकेनिज्म आपको याद रखना है। क्लिनिकल यूज़ कहाँ हो रहा है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दैट स्टफ। और एडवर्स इफेक्ट में आप याद रख लीजिए, जैसे सेडेशन, इंक्रीज इन BP, गुड टू गो है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी याद रख लीजिए। ठीक है, इन दोनों में SSRI और SNRI में जो फंक्शन पूछा जाएगा ना, जो डिफरेंस वो यही है कि वो SNRI जो है, SNRI जो इनहिबिट करता है सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को, जो SSRI है वो सेरोटोनिन के रीअपटेक को ही इनहिबिट करता है सिर्फ। TCA ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, इसमें अगर नाम याद नहीं करेंगे तो कोई चक्कर नहीं, इसमें बस ये याद रख लीजिए टाइलिन पीछे आएगा, वो सब ये है। इसका जो मैकेनिज्म है सेम लाइक SNRI। ठीक है, क्लिनिकल यूज़ में आपको याद रखना है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, क्रोनिक न्यूरोपैथिक पेन और माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है भैया, और इसमें आपको ये याद रखना है कि 3 बार C आता है ट्राइसाइक्लिक में, कन्वल्जेंस, कोमा एंड कार्डियो टॉक्सिसिटी। कार्डियो टॉक्सिसिटी कैसे होती है, अगर आप एमिट्रिप्टिलिन यूज़ करते हैं तो एरिथमिया ड्यू टू सोडियम चैनल इनहिबिशन। भैया मार्क माय वर्ड्स, क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, कि कौन सा चैनल इनहिबिट करता है होने से एरिथमियास देखने को मिलता है इफ अ पेशेंट इज ऑन एमिट्रिप्टिलिन। खत्म, याद ही नहीं आता। मार्क दिस लाइन और हाईलाइट दिस लाइन, बिट्टू। अच्छा, इसमें हाँ, मोर कॉमन इज ऑलरेडी ड्यू टू द एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स,
ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट जो है ये याद रख लो, ठीक है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और ड्यू टू एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। माओ इनहिबिटर्स भैया हाइपरटेंसिव रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। क्यों होती है? वेट फॉर द 2 वीक्स आफ्टर स्टॉपिंग। उसमें जो SSRIs हैं उसमें 4 से 8 इफेक्ट को वॉश आउट होने से। तो अगर आप पेशेंट जो है आपका माओ इनहिबिटर पे है तो उसका डाइटरी जो रिस्ट्रिक्शन है वो 2 हफ्ते तक रहेगा कम से कम, माओ इनहिबिटर बंद करने के बाद, ठीक है। ताकि जो माओ इनहिबिटर है पूरा वॉश आउट हो जाए। अगर माओ के बाद आपको SSRI या SNRI देना है तब भी आपको करना पड़ेगा 2 हफ्ते का, ठीक है। इसमें आपको ये याद रखना है, माओ टेक्स प्राइड इन शंघाई, वेरी 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 हाई यील्ड भैया, इसमें भी आपको नाम याद रखना है। तो आप TCA में जो है एक याद रख लेंगे तो बढ़िया है। बाकी माओ, SNRI और SSRI, इनमें जो है जो नाम्स हैं इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अवॉइड करेंगे तो फंस जाएंगे भैया एग्जाम में, और क्या होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको रिमेंबर करना है, बाकी इसमें ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है, ठीक है, टायरामीन की वजह से, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विद SSRI TCA, डोंट नीड रिमेंबर दिस ऑल स्टफ। हाइपरटेंसिव क्राइसिस और टायरामीन बस। और ये लास्ट लाइन, वीक टू वीक वेट, हाइट और मैकेनिज्म और ये नाम, बाकी छोड़ दो। उसके बाद आ गया भैया हमारे पास एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में आपको क्या क्या याद रखना है इन सब में सबसे पहले तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग। इन सब में सबसे पहले तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होगा, फिर उनका साइड इफेक्ट पता होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें आपको पता है देन यू आर गुड टू गो फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ गई ये। और इसमें एडवर्स इफेक्ट्स में भी है टैकीकार्डिया, इंसोम्निया, हेडेक, सीजर इन द पेशेंट विद बुलिमा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है भैया। ट्रेजेपीन में 2 बार ये आ रहा है तो अल्फा 2 एंटागोनिस्ट, ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट सिडेशन, ठीक है। उसमें बाद आ गया भैया ट्रेजोडोन, इसमें प्राइमरी ब्लॉक्स सेरोटोनिन, इंसोम्निया, ठीक है। इसमें आ गया भैया मैकेनिज्म याद रख लो। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैकेनिज्म याद रख लेंगे तो दोनों के सेम ही है, ये है। उसके बाद आ गया भैया फार्माकोथेरेपी फॉर स्मोक सेशन, तो स्मोकिंग रुकने के लिए इसमें आप याद रख लीजिए ये वेरेसिलीन, वेरेसिलीन हेल्प्स निकोटीन क्रेविंग डिक्लाइन। सीलीन, सीलीन में ही आ गया, नी से आ गया निकोटीन, क्लाइन से आ गया डिक्लाइन, ठीक है भैया। उन्होंने इजी बताया हुआ है तो ज़्यादा फंसना नहीं है। मेडिकली सुपरवाइज ओपियोइड विड्रॉल एंड रिलैप्स प्रिवेंशन, वेरी 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 है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, पर फिर भी आप लोगों के लिए एक बार दोबारा मार्क कर देते हैं। आपको याद क्या रखना है? इसमें याद रखना है मिथाइलडोन जैसे हो गया, इसमें लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस थेरेपी, ठीक है। तो इसमें आ गया सबलिंगुअल फॉर्म दिया जाता है पार्शियल एगोनिस्ट। याद रखना वो बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, आपको बाकी कुछ नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना। उसमें आ गया, इसमें पर्टिकुलरली रिवर्स द रेस्पिरेटरी एंड CNS डिप्रेशन, क्योंकि जो हमने पढ़ा था ना ओपिएट जो है वो क्या करवाता है, प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन, और जो कोकेन है वो क्या करवाता है, डायलेशन। याद रखना भैया। और किस रिसेप्टर पे ओपिएट वर्क करते हैं? एक्टिवेशन ऑफ म्यू रिसेप्टर्स, वेरी गुड भैया, पढ़ रहे हैं आप अच्छे से, ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। ये नेजल स्प्रे यूज होता है बस, और पर्टिकुलरली टू रिवर्स द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। 2 पॉइंट, हर पैराग्राफ में 2 पॉइंट्स याद करना है एंड यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम। और लास्ट में आ गया नैल्ट्रेक्सोन, इसमें याद रखिए डिटॉक्सिफिकेशन प्रिवेंट द रिलैप्स, लॉन्ग एक्टिंग, गुड टू गो, ठीक है भैया। साइकेट्री इससे ख़त्म होता है हमारा, ठीक है। अगला टॉपिक हम देखते हैं कौन सा है, और अगले टॉपिक की वीडियो जल्द बनाएंगे। तो साइकेट्री में बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसकी जो इंग्लिश की टर्म है उसको अच्छे से पढ़िए। जो स्टार्टिंग में है इमेच्योर डिफेंस या मेच्योर डिफेंस, और बाकी की जो टर्म्स हैं इन पे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इनमें क्वेश्चन आते हैं और फंसाते हैं इंग्लिश में ही। बाकी जो पैथोलॉजी में जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, यू हैव टू रिमेंबर द टाइमलाइन। द मोर द ग्रिप यू हैव ऑन योर टाइमलाइन, इट इज़ ईजी फॉर यू टू गेट द डायग्नोस इजीली, ठीक है।
तो यूएसएमएल में जो क्वेश्चन आते हैं सारे क्लिनिकल बेसिस आते हैं। जैसे हमारे वन लाइनर आ जाते हैं उसमें एमसीआई के एग्ज़ाम में, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सारे क्लिनिकल क्वेश्चन आते हैं। तो टाइम की जो शॉर्टेज है वो कहीं ना कहीं सुनने को मिलती है, जबकि एमसीआई के एग्ज़ाम में ऐसा सुनने को किसी भी स्टूडेंट से या किसी भी एस्पिरेंट से नहीं मिलता, क्योंकि टाइम जो है वहाँ पे भरपूर रहता है। हालांकि क्वेश्चन जो है उसमें ज़्यादा आते हैं, पर वन लाइनर आने की वजह से जो क्लिनिकल क्वेश्चन जो है उनको भरपूर टाइम मिल जाता है। पर इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में आपको सुनने को मिलेगा यूएसएमएल में कि टाइम की शॉर्टेज जो है, और क्लिनिकल क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो आपकी स्किमिंग की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो टाइमलाइन जो है भैया इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, टाइमलाइन के ऊपर आपने याद रखना है साइकेट्री में, ठीक है। और टाइमलाइन अगर आपको पता है तो आप डिफरेंशियल डायग्नोज बना पाएंगे। डिफरेंशियल डायग्नोज ऐसे भी बनाना है आपको, जैसे अब मैंने बताया, आपको एक एग्जांपल दी थी बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, ठीक है, और एनोरेक्सिया नर्वोसा या ईटिंग डिसऑर्डर। या कई बार क्या होता है, जैसे उन्होंने लिखा था स्किज़ॉइड, हम पढ़ रहे थे स्किज़ॉइड क्लस्टर ए में, ठीक है, उसका डिफरेंशियल डायग्नोज बनाया हुआ था उन्होंने। स्किज़ॉइड कहाँ बनाया था उन्होंने? अवॉइडेंट से, ठीक है। तो स्किज़ोइड और अवॉइडेंट का जब आप पढ़ रहे हैं, स्किज़ोइड उसकी ब्रैकेट में लिखा होगा वर्सेस अवॉइडेंट। जब आप पढ़ रहे होंगे अवॉइडेंट, उसकी ब्रैकेट में लिखा होगा वर्सेस स्किज़ोइड। तो जब आप ऐसे पढ़ रहे हैं वर्सेस स्किज़ोइड, तो आपको सोचना है भैया, ऐसे नहीं पढ़ के निकल गया आगे। आप आंखें बंद करके अपना दिमाग रोक के एक जगह सोचना है कि स्किज़ोइड में क्या था और कैसे डिफरेंशियल डायग्नोज बनेगा इन दोनों, ठीक है। और लास्ट में आ गया भैया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यू हैव टू रिमेंबर। और जो मेन मेन आपको बताए हैं पॉइंट साइड इफेक्ट्स के, वही याद रखने हैं। एंटी साइकोटिक्स में यू हैव टू इन्वेस्ट मोर टाइम, ठीक है, इट विल गिव बैक टू यू विद ग्रेसिंग मार्क्स, ठीक है। जितना ज़्यादा आप टाइम जो है एंटी साइकोटिक पे लगाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। बाकी एसएसआरआई, एसएनआरआई और माओ में आपको ड्रग्स की जो है नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट और मैकेनिज्म एक्शन तो इजी ही है, इनहिबिट करते हैं सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन डीएफटी। तो इन सब में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मेन जो है टर्म्स, टर्म्स के ऊपर भैया आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।